नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनादेश डीडी न्यूज पर। हम सुबह से ही लगातार सटीक आंकड़े और सटीक विश्लेषण लेकर चुनाव की सभी खबरों के साथ हाजिर हैं। और इस वक्त जैसा कि हम बता सकते हैं आपको कि एनडीए इस वक्त रुझान और नतीजों के हिसाब से अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन भी 232 के लगभग सीटों पर रुझान और नतीजों में दिख रहा है। तो यानी इस वक्त कह सकते हैं कि टक्कर जरूर कांटे की है, लेकिन नतीजे और रुझान एनडीए के पक्ष में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ हैं सीम मिश्रा। बहुत शुक्रिया ममता, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सुबह से ही वो डेटा दिखा रहे हैं। आप देखिए सबसे ऊपर किस तरह से एनडीए की टैली और इंडिया की टैली। एनडीए में आप देख सकते हैं 294 सीटें और इधर 234। अब देखिए बीजेपी और कांग्रेस को हमने अलग अलग करके भी दिखाया है, 294, 231। इसमें भी स्पष्ट तौर पर आप देखिए कि किस तरह से एनडीए गठबंधन को कुल 58 सीटों का अब तक जो रुझान आया है उसमें नुकसान होता दिख रहा है। वहीं इंडिया को 110 सीटों का मुनाफा यानी कि लाभ होता, प्रॉफिट होता दिख रहा है 110 सीटों का इंडिया गठबंधन का। उसके अलावा अब आप एनडीए में जो मेजर जो स्टेक बीजेपी का 240 सीटें अब तक रुझानों में वो आगे चल रही है बीजेपी। और वहीं पे हम दिखाएंगे इस टैली में कि कांग्रेस का क्या कुछ हाल है। कांग्रेस 99 सीटों यानी कि करीब करीब जो सैकड़े के आसपास, ये एक सीट कम है 99 के आसपास। क्या कुछ इसके मायने हैं इन फिगर्स के? अब तक जो रुझान और नतीजे आए हैं इनके क्या कुछ मायने हैं, इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी, रुझानों में एनडीए बहुमत के पार। जयपुर में खिला कमल तो जालंधर में कांग्रेस का खुला खाता। यूपी में दिख रहा है बड़ा उलटफेर। रुझानों में विपक्षी गठबंधन को जबरदस्त बढ़त। समाजवादी पार्टी बनी सबसे बड़ी पार्टी। पीएम मोदी के साउथ मिशन से गहराया कमल का रंग। केरल में खुलता दिख रहा है बीजेपी का खाता। तेलंगाना में 8 सीटों पर आगे। कर्नाटक और आंध्र में भी सहयोगी दल के साथ बीजेपी को फायदा। ताजा रुझानों में मध्य प्रदेश और दिल्ली में क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात में भी 24 सीटों पर बढ़त। केजरीवाल के जेल से बाहर आने का नहीं हुआ उन्हें कोई फायदा, उनकी पार्टी को नहीं हुआ फायदा। कांग्रेस का भी हाथ रहा खाली। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की वापसी तय। चंद्रबाबू नायडू 9 जून को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी को करारा झटका। रुझानों में भाजपा बहुमत की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसके नतीजे आज इस वक्त घोषित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहां पे भी चुनाव हुए थे, उसके बाद नतीजे आ रहे हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के। और चुनाव की मतगणना के रुझानों से अब तक जो पता चला है वो ये कि एन चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी के सुप्रीम लीडर हैं, तेलुगु देशम पार्टी की, उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी तय है। वाईएसआरसीपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीडीपी की आंध्र प्रदेश में वापसी तय है और पार्टी ने इस बात की घोषणा की है कि आने वाले 9 जून को एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ममता, और जाहिर है कि इस बार आंध्र प्रदेश में सत्ता पलट गई है। टीडीपी को 175 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से टीडीपी को 133 मिली हैं और वहीं बीजेपी के खाते में भी 8 सीटें आई हैं। वाईएसआर के पास मात्र 13 ही सीटें गई हैं। हालांकि पिछली बार के चुनावों में 50% मत प्रतिशत हासिल किया था वाईएसआर कांग्रेस ने। ऐसे में इस बार बहुत बड़ा झटका वाईएसआर कांग्रेस के लिए। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं टीडीपी की, तो जानते 2014 में भी टीडीपी सत्ता में आई थी। टीडीपी ने लोकसभा चुनावों में भी अपनी बढ़त हासिल की थी, लेकिन 2019 में खाता पासा पलट गया और ऐसे हमने देखा किसे किसे वाईएसआर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन पुनः टीडीपी ने यहां पर सत्ता हासिल कर ली है। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोशन गौर और कुमार राकेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले रोशन गौर जी, अगर हम यहीं आंध्र प्रदेश से ही शुरुआत करना चाहें तो आपकी टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि टीडीपी के साथ बीजेपी ने पुनः हाथ मिला लिया है और टीडीपी सरकार बनाती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जन सेवा
जनसेना और बीजेपी, इन तीनों ने जी, गठबंधन आपको किया रोकना था। चाहेंगे यहाँ पर। इस वक्त केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। As I see it on TV, we will see the results and we will see what the party and the leadership decides. Thank you. Thank you. तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर जो पीछे चल रहे थे और थरूर आगे चल रहे थे, लेकिन वही बात है कि रुझानों में राउंड्स के हिसाब से नतीजे बदलते रहते हैं। इंतजार रहेगा इस वक्त के नतीजों का। रोशन गौर जी जी, तो हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे। वहाँ टीडीपी और जनसेना जो पवन कल्याण वहाँ के स्टार हैं, और बीजेपी ने जो गठबंधन किया था उसको सीधे सीधे फायदा हुआ। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि जगन रेड्डी 2 बार लगातार सीएम बने, और उन्होंने कुछ समय अभी करीबन 4-5 महीने पहले टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको जेल भी भेजा था। तो उससे जो सिंपैथी लहर आई चंद्रबाबू नायडू के फेवर में, उसका हम देख रहे हैं कि यहाँ उनको लोकसभा में भी बहुत बड़ा फायदा मिला, और वहाँ उनको राज्यसभा, उनको जो विधानसभा है वहाँ भी उनकी सरकार बन रही है, और उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को भी मिला। बीजेपी ने वहाँ लोकसभा में भी सीटें जीत रही है, और विधानसभा में 7-8 सीटें जीत रही है। अब तो सर उनका रोल और भी इंपॉर्टेंट होने बिल्कुल। जा रहा है। और अभी जो खबर आ रही है, शायद अभी एनडीए के संयोजक भी शायद वो बनेंगे, क्योंकि इसी पे एक टिप्पणी मैं कुमार राकेश जी आपसे लेना चाहूंगा, उसको मैं टच स्क्रीन पे जाऊंगा। ये जो आ रही है कि 9 जून को शपथ लेंगे और एक अच्छी खासी थंपिंग मेजोरिटी के साथ टीडीपी 133 सीटों पे वो आ रही है, आपकी प्रतिक्रिया? ये अपने आप में सिंपैथी लहर की वजह से नहीं, सिंपैथी लहर किसकी? टीडीपी के पक्ष में, क्योंकि उनको जेल भेज दिया गया था कुछ नहीं, महीने पहले। वो कई कारण हैं, लेकिन जब फैक्टर है, कहते हैं ना सक्सेस ऑफ मेनी स्टोरीज, जब वो जीत गए हैं, और जीतने के बाद जो चंद्रबाबू नायडू ने, अभी भी लोग बताते हैं कि जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, वहाँ जो उन्होंने काम किया, जो आंध्र प्रदेश में काम किया, जो उन्होंने साइबर सिटी बनाई, बाद में 10 साल सरकार रही टीआरएस को, उन्होंने कोई प्लस नहीं किया। तो वो इमेजिनेटिव व्यक्ति थे, और सिटी के तौर पे विकसित किया उन्होंने, इस तरह से कई ऐसे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। बीच में जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव के अनुरूप उसके बावजूद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है वो अप्रत्याशित नहीं है। और जब बीजेपी ने उनके साथ गठबंधन किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, और उस सोच समझ का जो परिणाम है वो सामने दिख रहा है, संसदीय चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो ये अपने आप में साउथ के लिए, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि जिस वक्त टीडीपी के मंत्री भी केंद्र में थे, उस वक्त उन्होंने केंद्र सरकार का हाथ झटका इस वजह से कि आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको लेकर उन्हें लगा कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। तो वो मामले के परिप्रेक्ष्य में अब उनकी इस दोबारा से केंद्र के साथ हाथ मिलाने की इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रबाबू नायडू का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो उनके गुरु रहे एनटी रामाराव, और एनटी रामाराव का आज भी आंध्रा की पॉलिटिक्स में एक जो कहते हैं ना कि देवतुल्य वाली स्थिति है। उनको लोग अभी भी, सभी पार्टी के लोग आदरणीय अवस्था में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है, और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा, और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है, और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। जीत का मुकुट मिला है, अनुराग ठाकुर ने उन्हें कंधे पे उठा लिया है लोगों ने, और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, और जिस तरीके से अपने यूजुअल स्टाइल में अनुराग ठाकुर बोल रहे थे कि चौका, 4 सीटें हैं, उन्होंने कहा चौका लगाया है, तो सही कहा है उन्होंने कि बीजेपी का एक बार फिर कह सकते हैं क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश में। लेकिन फिलहाल आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मुकुल का, जो हमें बताएंगे और विस्तार से
कि जो आंकड़े आ रहे हैं लोकसभा चुनाव परिणामों के और नतीजों के खासकर क्या ममता मायने हैं उनके आंध्र अलग अलग क्षेत्रों से भी जानेंगे उनसे। तो ओवर टू यू मुकुल। जी ममता और असीम, खासतौर से अगर बात की जाए अभी जैसा कि अनुराग सिंह ठाकुर कह रहे थे किस तरीके से जीत का चौका है वो लगाया है बीजेपी ने, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश की हम बात करें बल्कि और भी कई राज्य हैं जहां पे जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से जो बीजेपी है कई जगह 3 सीट भी वो करती नजर आई। खासतौर से अगर हम अभी बात करते हैं कि जो लेटेस्ट रैली की अगर बात की जाए क्या स्थिति है, तो आप देख सकते हैं जो एनडीए है 296, आईएनडीए की अगर बात की जाए 229 और जो अदर्स की हम बात करें तो करीब 18 सीट पर हमें नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ खासतौर से राज्यवार अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की अगर खासतौर से यहाँ मैं बात करना चाहूँ क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कैसे लगातार बीजेपी जो है वो जीती हुई हमें नज़र आई थी। और उससे पहले अगर और भी राज्यों की हम बात करें, ना सिर्फ आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी जैसे हमारे जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वो भी जिक्र कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश की खासतौर से स्थिति क्या है, वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कैसे यहाँ पे अगर हम आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे तो ना सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि इसके साथ साथ और भी जो राज्य हैं, क्योंकि अरुणाचल की बात की जाए या इसके साथ साथ बिहार में भी हमने देखा जो स्थिति रही। फिलहाल आंध्र प्रदेश की स्थिति हम यहाँ अपने दर्शकों को भी बता देते हैं। बीजेपी जो है 3 सीट, इसके साथ साथ टीडीपी जिसके साथ गठबंधन की हम बात करें 16 सीट जो है नज़र आ रही है, 13 सीटों पर जो बढ़त है वो नज़र आ रही है। बीजेपी की भी जो बढ़त है 3 सीटों पर फिलहाल हम उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खासतौर से हम बात कर रहे हैं कि जो फिलहाल मुकुल आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शिवराज सिंह चौहान 8,20,000 मतों से विजयी। मुझे लगता है ये भी ऐतिहासिक और एक रिकॉर्ड बनता नजर आ रहा है कि लगभग 8.25 लाख वोटों से जीतने वाले, देश में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले नेताओं में नाम है शिवराज सिंह चौहान का। और आंकड़ा वाकई चुकाने वाला। अभी तक हम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक सुनते रहे हैं, लेकिन ये 8,20,000 सर्वाधिक वोट वाकई एक उदाहरण सबके सामने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपना जिस तरीके से वर्चस्व कायम किया है वो उनकी इस विजय के प्रतिशत से भी सबके सामने नजर आता है। तो सर्वाधिक वोट से जीतने वाले नेता बन रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से इस वक्त ये चुनावी मैदान में है शिवराज सिंह चौहान। परंपरागत तौर पर इससे पहले भी हम जानते हैं कि सुषमा स्वराज वहां से विजयी होकर संसद में पहुंच चुकी हैं। परंपरागत तौर पर ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है राकेश जी, और एक बार फिर से 8 लाख से भी अधिक वोटों से शिवराज सिंह चौहान वहां से जीत रहे हैं। इसका मतलब कि बीजेपी का ये फैसला कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाया जाए, एमपी बनाया जाए, ये फैसला बीजेपी का बिल्कुल सही रहा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फैसला सही रहा, लेकिन मेरा मानना है या मेरा ये कि जब वो उनकी नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी राज्य में, तो कम से कम उनको एक बार सीएम बनाना था, फिर वो केंद्र में लाना था। लेकिन वो एक खुद उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ और मैं पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। बीच में उनके फेजेस आए, जीतने के बाद कई तरह के तनावपूर्ण मुद्रा से उनका जो नेचर है कि जो कहा जाए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बिना कोई विरोध किए हुए। जो स्वयंसेवक भाव का होता है, जो कार्यकर्ता होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है किसी तरह, न सुख का न दुख का। कहते हैं ना कि हर हाल में वो अपने कार्यशील रहते हैं, निष्काम भाव से काम कर्म करते हैं, ये खासियत होती है। तो उस तरह की प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। तो उन्होंने अपना भाव दिखाया। और आप जो बता रहे थे, ममता बता रही थी कि 8,20,800, ये मुझे नहीं लगता है कि देश में अभी किसी एक सीट जरूर है ऐसे इंदौर जहां से आ रहे कि 11 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं, लेकिन वहां पर सिनेरियो अलग है क्योंकि वहां पर उनके सामने कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था। इंदौर की सीट की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने एंड मोमेंट पे अपना टिकट ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था, अक्षय बम करके नामांकन अक्षय बम। सूरत और इंदौर की सीट ऐसी रही जिसे कहते केक वॉक भी नहीं, मतलब वो इंदौर में इनफैक्ट 2 लाख से ज्यादा मत नोटा को मिल गए हैं, इसलिए इंदौर में 11 लाख के मत अलग चीज है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तो प्रॉपर इलेक्शन हुआ, यानी कि सभी उम्मीदवार थे सामने, उन सभी उम्मीदवारों पर जीत हासिल करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सर्वाधिक वोट से जीत लगाई है। 8,20,000 पूरे पार्लियामेंट के लिए मुझे लगता है कहीं सबसे ज्यादा ना ये रिकॉर्ड वोट से मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8,20,000 छोटा आंकड़ा नहीं होता है, मोस्टली ऑन एन एवरेज 8 लाख वोट तो किसी कैंडिडेट को मिलते भी 8 लाख से लेकर 18 लाख तक का कंस्टिट्यूएंसी है परिसीमन के बाद मैक्सिमम, कुछ 19 लाख का कंस्टिट्यूएंसी भी है। तो उसमें 8 लाख वोट से जितना, मामा इतने लोकप्रिय हैं, इसका मतलब लोकप्रिय भी हैं, कर्मशील भी है, काम भी किया है। और जिस तरह से वो जब उनको सीएम नहीं बनाया
बनाया गया था, तो संयोग से मैं था वहाँ, लोग कितनी महिलाएं रो रही थी जैसे कि घर का कोई सदस्य के साथ कि महिलाओं के लिए योजना शुरू की, उसके मद्देनजर ही मध्य प्रदेश में भाजपा को वोट भी अच्छा मिला। योजनाएं धरती ममता योजनाएं बनाती है, कई सरकार बनाई, लेकिन उनकी योजना सीधा वहां तक पहुंची। सबसे बड़ी खासियत जमीनी स्तर तक पहुंची। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की बात और नकुल नाथ की बात करनी भी जरूरी हो जाएगी। जी वो भी अप्रत्याशित। बिल्कुल भाई, वो मुझे छिंदवाड़ा सीट लगता है 1980 के बाद से लेके आज तक, मैं चूंकि मध्य प्रदेश के 2 अखबारों में मैं काम किया हूँ तो थोड़ी बहुत मैं देखा भी हूँ, कई चुनाव भी गढ़ मानी जाती थी वहाँ। तो मतलब एक बार पटवा जीते थे, एक बार वो आए थे उसमें जो नरसिंह राव के कार्यकाल में अजैन हवाला कांड हुआ था, तो उसमें फिर उनकी पत्नी को लड़ाया था, जब नहीं लड़ा था उसके बाद तो लगातार जीतते रहे। रोशन जी, आप क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश तो वैसे भी बीजेपी का और आरएसएस का जो संगठन है वह बहुत मजबूत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रोशन जी, इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। जी हाँ, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार बनने जा रही है एनडीए की सरकार। इस बात को लेकर चिराग पासवान ने पीएम को बधाई दी है और जो आंकड़े हैं वो भी स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि अब तक 296 एनडीए, और स्पष्ट तौर पर ये हम कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनती यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया 229 पे अटक गया है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर अब एनडीए गठबंधन 296 सीटों के साथ यहां पे सरकार बनता दिख रहा है। और इसलिए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा है कि आपकी अगुवाई में, पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार हैट्रिक एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ममता, बिल्कुल, और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाजपा हेडक्वार्टर जाएंगे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा और आज शाम बैठकों पर सबकी नजर भी रहेगी, क्योंकि 5:30 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी एक बैठक करने जा रहे हैं, तो उस पर भी करीबी नजर रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लगातार बात कर रहे हैं विभिन्न राज्यों से आ रहे आंकड़ों की। एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुकुल का। मुकुल, तो बताएं जरा अलग अलग राज्यों में क्या है चुनावी तस्वीर इस वक्त? खासकर आंध्र प्रदेश का बताएं, क्योंकि वहां से बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं टीडीपी के पक्ष में। तरीके से देखिए, जब आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जनता जनार्दन है, जो जनादेश है, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं लगातार। बीजेपी जो है वो फिलहाल हम देख सकते हैं जो 3 सीटें नज़र आ रही हैं बढ़त के साथ, और टीडीपी जो कि 16 सीट पर काबिज नज़र आ रही है 13 सीटों की बढ़त के साथ। ये एक बड़ा उलटफेर हमें यहाँ नज़र आया और उसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 25 सीटें हैं ये, लेकिन इनमें किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो बढ़त ना सिर्फ बीजेपी बल्कि जिसके साथ गठबंधन किया गया था टीडीपी की अगर बात की जाए, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी सीटें जो है लेता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी हम यहाँ बात कर रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर भी, क्योंकि वहाँ भी जो बीजेपी है हमने देखा किस तरीके से एक तरीके का क्लीन स्वीप जो है वो नज़र आता है। फिर चाहे हम यहाँ शिवराज सिंह चौहान की बात करें या इंदौर सीट की बात की जाए, ये तमाम वो सीटें हैं और यहाँ आप देख सकते हैं 29 सीटों पर रुझान और नतीजे जो हैं वो लगातार अब आ रहे हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप यहाँ करती नजर आ रही है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इसके साथ साथ खासतौर से राजधानी दिल्ली की भी अगर बात करें तो दिल्ली में भी फिलहाल लगभग यही ऐसी स्थिति नजर आ रही है। दिल्ली की स्थिति पर आइए नजर डालते हैं। देखिए जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों पर लगातार बीजेपी जो है। मुकुल, आपको रोकना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के पास ले चलते हैं आपको, वो भी इस वक्त अपनी बात सामने रख रहे हैं। चलिए वो अपनी बात हम आपको सुनाएंगे क्या उन्होंने कहा, लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करते हैं मुकुल। जी, लगातार इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं देखिए वो आ रही हैं। और हम यहाँ बात कर रहे थे बिहार को लेकर भी। बिहार की अगर हम यहाँ पे इस समीकरण को समझे कि किस तरीके से जो सीटें हैं वो फिलहाल अभी तक नज़र आ रही हैं। 40 सीटों की अगर बात की जाए, देखिए जो बीजेपी है फिलहाल बीजेपी पर 12 सीटें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जेडीयू की अगर बात की जाए 14 सीटें। और हमने देखा था चिराग पासवान की भी अगर बात की जाए किस तरीके से जो उनकी पार्टी है। बिल्कुल मुकुल रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जीतन राम मांझी, हम पार्टी के जीतन राम मांझी गया सीट से वो जीत गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, वो एनडीए गठबंधन के उसमें शामिल थे। हम पार्टी और हम पार्टी के चीफ होने के नाते वो इस वक्त चुनावी मैदान में थे और वो जीत दर्ज कर चुके हैं। गया सीट से जीतन राम मांझी बिहार के गया सीट से वो जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि कितने वोटों से वो जीते हैं, हम आपको दिखाएंगे। वो जीतन राम मांझी 1 लाख वोटों से जीते हैं। जी हाँ, तो अच्छे खासे हम कह सकते हैं राकेश जी कि 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं अगर वो, तो ये मुझे लगता है कि गया सीट पर
चूंकि हम जानते हैं कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है, जी जी, एक छोटा सा कमेंट फिर मैं मुकुल के पास जाऊंगा, आपकी टिप्पणी इस पर। नहीं, जीतन राम मांझी की जीत तो है, जो एक जातीय समीकरण बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर के जो भी वहाँ पे सेट किया, जीतन राम मांझी की जो जीत है फायदा हुआ, उसका ये परिणाम भी है और उसका एक मैसेज भी है, उसका संदेश भी है, वो बिहार के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी। और उस लिहाज से आप देखें तो एक जो बिहार में अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल जो भी चीज जहां दिखाया गया उसके समकक्ष उसमें खास परिवर्तन नहीं है। 5-6 ये कुछ और सीटें मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही सीट, हाँ, लेकिन वो दिया गया और वो जीत गए, तो लगता है मंत्री बनने की संभावना बढ़ गई। लेकिन फिलहाल आइए एक बार फिर मुकुल का रुख कर लेते हैं। मुकुल, ओवर टू यू वंस अगेन। जी बिल्कुल, और देखिए बिहार की ही हम बात कर रहे थे, कैसे जो रुझान और नतीजे हैं वो अब यहाँ पर आने लगे हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए 12 सीटें, जेडीयू 14, और इसके बाद जो अन्य जब हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ उसमें जीतन राम मांझी की एक सीट है, इसके साथ साथ एलजेपी के रामविलास पासवान की अगर खासतौर से उनकी पार्टी की बात की जाए तो उनकी भी जो सीटें हैं वो नजर आ रही हैं। तो ये ऐसे राज्य जहाँ पे खासतौर से एक तरीके से शानदार प्रदर्शन जो है वो हमने देखा है बीजेपी का, और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो गठबंधन की जब हम बात करें, गठबंधन में जो पार्टियां रही हैं उन्होंने बेहतर प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया है। साथ ही अगर इस कड़ी में हमने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भी अलग जो 4 सीटें हैं उन पर भी लगातार ना सिर्फ जो नतीजे हैं वो आने लगे हैं हमारे पास, और ये इन सीटों के बदले जो अब लेटेस्ट टैली जो चल रही है उस पर भी अब जल्दी से नज़र डालेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ अगर देखना चाहें, क्योंकि जो ये आंकड़ा है कैसे देखिए अब बढ़ता हुआ अभी नज़र आ रहा है। एनडीए जो है 297 पे हमें नज़र आ रही है, आईएनडीए की बात की जाए 228, और जो अन्य हैं वो फिलहाल 18 पर हम देख सकते हैं। और लगातार जिस तरीके से ये जो डेटा है जो अपडेट हो रहा है, वही अपडेट लगातार अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नई जानकारी जैसे निकल कर आ रही है असीम, वो अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन हम लगातार चूंकि बिहार की बात कर रहे थे, रोशन गौर जी यहाँ पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जो आंकड़े आए वो स्पष्ट हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त प्रचार किया, उनका कहा जाता था रैली में कनेक्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कहीं जुड़ता नजर नहीं आ रहा आंकड़ों में। फिलहाल इस वक्त एक और इलेक्शन ब्रेकिंग है जिसके बाद आऊंगी आपके पास, क्योंकि चुनाव परिणामों को लेकर हम जानते हैं कि जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं बैठकों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी प्रदेश भाजपा की बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, यानी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त भाजपा की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री आवास पर हो रही इस बैठक में जो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर जाहिर आकलन किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन जहां पर परिणाम जो आए हैं उनमें वो अपेक्षाएं कहीं दिख नहीं रही हैं। भाजपा बहुत सिमट गई है अपनी सीटों को लेकर। पहले बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। रोशन गौर जी, बिहार और खासतौर पर आरजेडी पर आपका कमेंट। देखिए, जो बिहार में उम्मीद थी कि बीजेपी सीटें बढ़ेंगी और जेडीयू को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। वहाँ जेडीयू की सीटें इंटैक्ट हैं, कम, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो बीजेपी है उसको नुकसान हुआ। और जो उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी को बड़ा फायदा होगा, वो नहीं हुआ। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो फायदा हुआ है, ऐसे ही फायदे की उम्मीद बिहार से की जा रही थी। तो जो अभी राकेश जी बात कर रहे थे कि वहाँ जो जातीय समीकरण है बिहार का, और उसमें जीतन मांझी जो मुसहर जाति बहुत छोटी वहाँ पे कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी के लोगों को और ऐसी जितनी वहाँ कुर्मी है या दूसरी जो जितनी भी वहाँ कम्युनिटी है, उन सबको जोड़कर बीजेपी ने जो वहाँ सामाजिक संतुलन बनाया, उसका फायदा हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल 4 सीटों का नुकसान हुआ। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वहाँ जातीय समीकरण बीजेपी ने बहुत अच्छे किए। वहाँ जो जाट समुदाय है उनको अपना साथ जोड़ा, अपना दल को जोड़ा, निषाद को जोड़ा, राजभर को जोड़ा, उसके बावजूद भी बीजेपी को बहुत बड़ा वहाँ नुकसान हुआ है। और वहाँ जो समाजवादी पार्टी है वो नंबर 1 हो गई है कांग्रेस के साथ मिलकर। अगर हम देखें तो कांग्रेस को वहाँ 8 सीटें मिल रही है। बिहार पे हम बात कर रहे हैं राकेश जी, ये जो बिहार के आंकड़े आ रहे हैं, और जिस बात की उम्मीद की जा रही थी वो तो उससे थोड़ा सा उलट हम देख रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि आरजेडी कह रहे थे कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जी। कुछ हम देखिए, जो आरजेडी का दावा था, बिहार के आंकड़ों पे, हाँ, बिहार के आंकड़ों पे जो 4 सीट दिखा रहे हैं, कहाँ मतलब 39 की बात थी और 4 है, और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो मेरे को पहले भी लग रहा था ऐसा कि ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा आकलन 5-6 सीटों का था। अच्छा। मैंने 23 मई को मैं 326 प्लस करके मैंने दिया था एनडीए को, हमारा अपना आकलन था। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब करीब पहुंच जाएंगे, 5-7 सीटें आके 304
5-6 तक आएंगे, ऐसा मुझे मेरा अनुमान है। तो जो आरजेडी का एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, तेजस्वी बेचारे बीमार होने के बावजूद चुनाव रैलियां की, लेकिन वही हाल हो गया जो कि दिल्ली में हुआ कि कांग्रेस वाले, जो कांग्रेस के नेता थे, आप वाले क्षेत्र में प्रचार नहीं किया, तो वहां भी वही हुआ कि कांग्रेस ने आरजेडी वाले इलाके में प्रचार नहीं किया, जबकि आरजेडी ने कांग्रेस वाले क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट थे वहां प्रचार किया। कुछ अंतर भी रहे इंडिया गठबंधन के बीच में, अंतर पंजाब से खबर आ रही है कनिंगनेस ऑफ कांग्रेस। सामने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से जीत गए हैं। कांग्रेस के खाते में नतीजों में एक सीट पंजाब से जाते हुए, और पंजाब में जैसा हम जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस बेहतर करती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी उससे कम, लेकिन अकाली दल बहुत सिमटा हुआ सीटों में नजर आ रहा है। मात्र 1 या 2 सीटें रुझानों में उनके पक्ष में जाती हुई, लेकिन नतीजों में बात करें तो जालंधर से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, चरणजीत सिंह चन्नी को जीत मिली है। रोशन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, पंजाब का जो मैं अभी देख के आया हूँ, मैं चुनाव प्रचार में पंजाब गया था, तो वहाँ जालंधर सीट लग रही थी कि चन्नी साहब जीतेंगे, और वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीधी सीधी फाइट दिख रही थी, वो हमें दिखा। बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त ये शिवमोगा से, कर्नाटक के शिवमोगा से भाजपा के BY राघवेंद्र जीत गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीट कर्नाटक के शिवमोगा से भाजपा के BY राघवेंद्र जीत गए हैं। तुमकुर से भाजपा के V सुमना ने जीत हासिल की है। तो ये कर्नाटक के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में जो लगातार चुनावी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं इस एक्शन ब्रेकिंग के जरिए कि किस तरह से कर्नाटक में, और उसके बाद राजस्थान के जालौर से भी भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम जीत गए हैं। तो ये जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, अब हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा से भाजपा के BY राघवेंद्र जीत गए हैं। उसके बाद हमने आपको राजस्थान से खबरें बताई, लगातार तुमकुर से भाजपा के V सुमना ने जीत हासिल की है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी के लिए अच्छी खबर कर्नाटक से। और राकेश जी, जो खबरें कर्नाटक से आ रही हैं जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आइए इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज तो हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हम जानते हैं कि जीत के यानी नतीजे जो है वो भी सामने आने शुरू हो चुके हैं, और इसीलिए शिवमोगा से भाजपा के उम्मीदवार जीत चुके हैं, और अलग अलग सीटों से ये आंकड़े आपके सामने हम रखते हुए, लेकिन फिलहाल सीधे रुख करना चाहेंगे उत्तराखंड का, जहां से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास यही बात, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा ने अपना वोट बैंक, अपनी सीटें बरकरार रखी हैं। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से भाजपा की झोली में जो है वो 500 सीटें डाल दी हैं उत्तराखंड की जनता ने, और मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है, आप अगर देखें, आप जिस प्रकार से अभी चल रहे हैं रुझान, इसमें आप देखें कि 3,24,000 के मार्जिन से अजय भट्ट जो है वो आगे चल रहे हैं नेता उधमसिंह सीट में, जहां पर मैं इसमें खड़ा हूं यहां से। और इसके अलावा 2,59,000 जो वोट हैं उनसे आगे चल रही हैं माला राजलक्ष्मी शाह, और इसी ऐसे ही अजय टमटा भी अगर देखें तो अल्मोड़ा से वो भी 2,24,000 समथिंग से आगे चल रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामान्य जीत मिली है, बल्कि ये बम्पर जीत की ओर वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड ने निश्चित तौर पर एक बार फिर से अपना विश्वास जो है वो इस बार जताया है मोदी सरकार पर, जैसा दिख रहा है। और हमने ये भी देखा है कि 2004 की बात करें, 2009 की बात करें, या फिर 14 या 19 की बात करें, लगातार उत्तराखंड की जनता ने क्लीन स्वीप से जिसको जिताया है, 500 सीटें जिसकी झोली में डाली हैं, वो निश्चित तौर पर उसने केंद्र में राज किया है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप दे रहे हैं चंद्रशेखर कि 5 की 5 सीटें बीजेपी के झोली में जाते हुए दिख रही हैं, और वही हाल हिमाचल में भी हमने देखा, 4 की 4 सीटें बीजेपी की झोली में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बीजेपी के लिए, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात हो, ये जो 9 सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में चली गई हैं। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, इन आंकड़ों के क्या कुछ मायने, इस जीत के क्या कुछ मायने लोकसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर,
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और लगातार हम अलग अलग राज्यों से आ रहे आंकड़ों की बात कर रहे हैं। रोशन जी, अभी हम कर्नाटक, शिमोगा इत्यादि सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन कर्नाटक में पिछली बार जहां भाजपा ने अच्छी सीटें हासिल की थी, वहीं इस बार मात्र 17 सीटों पर बीजेपी आगे है, जेडीएस 2 सीटों पर आगे है। कर्नाटक में तो हम ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी को अच्छी ही सीटें हासिल होंगी, अच्छा वोट प्रतिशत भी हासिल होगा, लेकिन आंकड़े उस बात की तस्दीक करते नजर नहीं आ रहे। नहीं, अब इससे पहले अगर आप देखें, जब वहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी चुनाव हार गई थी जी। और उसका शायद जो सबसे बड़ा कारण था कि जो वहाँ मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको लेकर बीजेपी ने स्टैंड लिया था कि हम खत्म करेंगे। तो जो मुस्लिम वोट है कर्नाटक का, जो कि जेडीएस को भी मिलता था, वो सारा कांग्रेस को मिल गया और वही इस बार सीटें कांग्रेस के पास बिल्कुल। और यही कारण है कि इस बार भी लोकसभा में भी वही समीकरण है कि मुस्लिम वोट बंटा नहीं है, वो सारा एकजुट हो गए कांग्रेस को चला गया, इसलिए बीजेपी को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो कर्नाटक का सिर्फ और सिर्फ एक कारण रहा, मुस्लिम रिजर्वेशन। आपने ये मुस्लिम की बात की है ना, इससे एक सवाल मेरे जहन में है कर्नाटक से हटकर कि जब हम बात करते हैं, बड़ी खबर आ रही है ममता, इस वक्त बड़ी खबर है, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, देखिए हम आपको बता रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए हम आपको बताएंगे किस तरह से कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी जीत गए, हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। बड़ी खबर आ रही है लगातार। अपने मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूंगी इस वक्त कुमार राकेश जी, ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी की, खास तौर पर बीजेपी के लिए, कि जब पहला चरण हुआ था उसमें ध्रुवीकरण बहुत धीमा हुआ था, उससे मुद्दे अलग थे, विकास की बात हो रही थी और न्याय की बात हो रही थी, 2 चरण तक, दूसरे चरण तक ये था। लेकिन खासतौर पर पश्चिम यूपी, जिसकी 8 सीटें पहले चरण में गई थी, वहां पर ध्रुवीकरण बहुत धीमा था, जिसका शायद नुकसान बीजेपी को हुआ। दूसरे चरण में भी हमने यही देखा। अब आपने भी जैसे मुस्लिम वोट कर्नाटक की बात की, लेकिन क्या ये पैन इंडिया फिनोमिना रहा कि मुद्दे प्रभाव डालते दिखे? नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बात कही कि ओबीसी SC ST का जो आरक्षण है जो मुसलमानों को दिया गया है वो हम नहीं होने देंगे, संविधान के खिलाफ है, उस पे उस तरह का 2 चरण तक उस तरह का फर्म स्टैंड नहीं था प्रधानमंत्री का और बीजेपी का। हाँ, तभी मतों का ध्रुवीकरण उस हद तक का हो नहीं पाया। जो आपने देखा उस समय नहीं मिला आपको, लेकिन उसके बाद जो एग्रेसिव हुआ तो उसके बाद वो चीजें काफी तेजी से लगा कि क्या करना है। जब उनके रणनीतिकारों ने सोचा होगा, बीजेपी के भी और जो भी थे, तो उसका एक जो है वो हुआ जो रोशन जी बता रहे हैं। आप देखेंगे स्टेट वाइज अभी आंकड़े आने हैं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े भी आएंगे कि जो मुस्लिम 1%, 2%, 3% ये वोट तो मिले हैं भाजपा को जी, ऐसा नहीं है नहीं मिले, लेकिन जो 8% था पिछले चुनावों में, 7% था राज्य भर, वो नहीं मिल पाया। लेकिन मेरा सवाल यह कि आरएलडी के साथ होने के बावजूद आरएलडी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव है। आरएलडी होने के बाद क्या है, वहां पे तो जाट वोटों का मामला था जिसको आपने स्कैटर्ड किया, जो उनके साथ नहीं होते तो सोचिए 6-7 सीटों को और नुकसान होता और बाकी कम से कम दोनों ही चली गई हैं रालोद के पास। हाँ, तो इसलिए एक दशक में पहली बार सीटें एक्सपेक्टेड था, 2 से वो 4 या 5 लड़ने का था, 2 उनका जीत का एक्सपेक्टेड था, वो अकॉर्डिंगली आया उनका। लेकिन वहां जो दोनों जोड़ी ने, लोग बोल रहे थे साइकिल हाथ किसका पंचर नहीं होगा, उन्होंने जो खेल किया और झूठ की जो राजनीति फैलाई कि खटाखट फटाफट की बात आई, या ये फिर हम 25 लाख दे देंगे। यूपी पे बहुत डिस्कशन करने की जरूरत है, हम इसको करेंगे चर्चा। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है ओडिशा, चूंकि वहां भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा के चुनाव की काउंटिंग भी इस वक्त जारी है और फिलहाल रुझान भी आ रहे हैं, नतीजे भी आ रहे हैं। ओडिशा में 24 साल से या कहीं 25 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथ से अब सत्ता वहां से जाती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब तक के रुझान में बीजेपी, जो वहां कुल 147 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 79 सीटों पर आगे चल रही है। जी हां, 147 में से 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं बीजेडी जो है वो सिर्फ 50 सीटों पर आगे चल रही है। और आपको बता दें कि ओडिशा में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन्हीं 147 सीटों में से बीजेडी के खाते में 117 सीटें गई थी और उसके बाद नवीन पटनायक 5वीं बार वो मुख्यमंत्री का पद संभाले थे और एक बार फिर से इस बार उनकी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि हम डबल हैट्रिक बनाएंगे, 6वीं बार हम सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साल 2000 से ही वो लगातार ओडिशा के सीएम जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन इस बार अब उनकी जो कुर्सी है वो खिसकती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मैं वहाँ पे, ममता आप जानती हैं कि मैं 13-14 दिन तक वहाँ पे था रोशन जी, और वहाँ पे
एक चीज जो एक और ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं असीम, उसके बाद ओडिशा पे चर्चा आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि होशंगाबाद से भी भाजपा के ही प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी की जीत हो चुकी है, ये नतीजा भी सामने आ चुका है। तो लगातार, लेकिन यहाँ गौर करने लायक बात ही ये है 4,30,000 मतों से जीते हैं दर्शन सिंह चौधरी, तो जबरदस्त जीत होशंगाबाद से भाजपा के उम्मीदवार की। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे लगातार सहयोगी जो हैं वो भी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। हम चलेंगे अब सीधे पटना, हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त बने हुए हैं। धीरज, जो आंकड़े अब बिहार से आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए उतने अच्छे अब नहीं हैं। ऐसे में क्या कुछ एनालिसिस, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, कहां चूक हुई बीजेपी एनडीए से, और जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं? लेकिन पटना से हम कह सकते हैं कि बिहार से एनडीए के लिए सीटें अच्छी खासी आई हैं, लेकिन देश के हिसाब से करें तो अपेक्षा के अनुरूप नहीं। लेकिन बिहार की बात करें अगर, तो वहां से धीरज क्या लगता है इस परफॉर्मेंस के बाद? एनडीए तो जबरदस्त ढंग से एकजुट हो ही रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के खेमे में भी क्या हलचल? एक और ब्रेकिंग धीरज, उसके बाद आपके पास आते हैं, और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि कांग्रेस ने रुझानों में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, शतक लगा लिया है कांग्रेस ने। लगातार बहुत घंटों से देख रहे थे कि कांग्रेस 99 पर अटकी हुई थी, लेकिन रुझानों में कांग्रेस ने सैकड़ा पार कर लिया है। ये रुझानों की बात हो रही है, अभी नतीजों का इंतजार होगा, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ही करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5,000 या 10,000 तक के जो फाइट है वो बहुत सी सीटों पर नजर आ रही है। इस वजह से रुझानों से आगे बढ़कर नतीजों का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस ने सेंचुरी मार दी है, 100 का आंकड़ा रुझानों में पार कर लिया है। और इस वक्त अगली खबर हम आपको बता दें कि किस तरह से दिग्विजय सिंह के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार के लोकसभा चुनाव में, और ये उनके प्रयास, उनकी मेहनत और उनकी प्रतिबद्धता की जीत है। आइए सुनाते हैं आपको। मैं बधाई देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को, ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। एक छोटी सी टिप्पणी है रोशन जी, अपनी सीट तो ये हार गए। दौड़ा सीट जो कि 9 बार लगातार कमलनाथ जीते, राजगढ़ सीट से थे। हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है धारवाड़ से, कर्नाटक के धारवाड़ से भाजपा के प्रहलाद जोशी, जी हाँ, भाजपा के प्रहलाद जोशी जीत गए हैं। और वहीं राजस्थान के अजमेर से भाजपा के भगीरथ चौधरी भी जीत दर्ज की है। तो जी हाँ, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो धीरे धीरे अब जो ये जो नतीजे हैं वो अब आ रहे हैं हमारे सामने, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि धारवाड़ से भाजपा के प्रहलाद जोशी जीत दर्ज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जीत दर्ज की है। और इस बार के देखें तो बहुत सारे ऐसे जो जीत हार के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें कई उलटफेर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हम जानते हैं किस तरीके से अमेठी से इस तरीके का उलटफेर सामने आया है, ऐसे तमाम और नतीजे भी आपके सामने हम रखते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर रुक कर लेते हैं पटना का, जहां से धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धीरज, रखिए अपनी बात। जी, अगर जैसा कि असीम बता रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का परफॉर्मेंस बिहार में ठीक नहीं रहा है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। महज कुछ सीटें जो है वो विपक्ष के खाते में गई है, और उसमें भी विपक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें भी राजद को यहाँ बहुत बड़ी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। जी, जो कुछ जो केंद्रीय मंत्री थे उसमें एक जो नाम है आरके सिंह, हाँ, वो जरूर वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, और उसमें भी उनका मार्जिन लगभग 30,000 के आसपास है केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का। बाकी अगर हम सीटों की बात करें तो एक दूसरी सीट जो है वो पाटलिपुत्रा की है। पाटलिपुत्रा की सीट से रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी मीसा भारती से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो 2 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जी। और जो परफॉर्मेंस की बात यहाँ हो रही है, हम लोग पूरे चुनाव में जबकि चुनाव को कवर कर रहे थे तो हमें ये लग रहा था
कि कुछ सीटें बिहार में अगर कम होगी तो वो जदयू की सीटें कम होगी, भारतीय लेकिन इसका जनता उल्टा पार्टी हुआ। की सीट बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ जदयू की सीटों में भी किसी तरह की गिरावट नहीं आई है और हम जी। देख सकते हैं कि जदयू महज 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और जदयू ने अपने खाते में जो अगर रुझान को अगर हम जीत की तरफ देख रहे हैं तो वो 14 सीटें हैं जहां जदयू का परफॉर्मेंस शानदार रहा है बिहार में। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो हम अभी भारतीय मैं जनता आपसे ये पार्टी जानना को चाह रहा था 234 कि अगर 235 जदयू के इसी परफॉर्मेंस को आप देख लें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने इस फैसले को सही ठहराया कि आप बजाय कि इंडिया गठबंधन के आप एनडीए में जाएं, प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाएं, उनके साथ आप रहें, तो क्या इन आंकड़ों को इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वहां के लोगों ने इस बात को सही ठहराया? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बिहार में एक जनाधार है और नीतीश कुमार का जो जनाधार है वो एनडीए के साथ आज का जनाधार नहीं है। नीतीश कुमार बीते 17 सालों से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे और नीतीश कुमार बिहार में अगर नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए, बिहार को पटरी पर लाने की अगर नीतीश बाबू ने थोड़ी सी कोशिश की तो उस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के योगदान को ठुकराया नहीं जा सकता है। और जिस प्रकार से जो नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जो जोड़ी थी और जिसने बिहार को कह सकते हैं कि अराजकता से या कह सकते हैं कि बिहार को जंगल राज से या कह सकते हैं कि बिहार में सड़क के साथ जो गड्ढे पड़े हुए थे उन गड्ढों को अगर भरने की कोशिश की है तो वो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर की है। इसे तो कैसे नीतीश एक्सप्लेन कुमार करें और कि दूसरी बात सबसे तेजस्वी बड़ी यादव कि ने जबरदस्त रैलियां की, जबरदस्त संपर्क साधने का प्रयास किया मतदाताओं के साथ, उसके बावजूद सिर्फ 4 सीटें राजद के पास जाती हुई उस पर पाटलिपुत्र जैसी सीट जहां लालू यादव की बेटी आगे जा रही है, रामकृपाल यादव जैसे दिग्गज शख्सियत, हम जानते हैं किस तरीके से वो राजनीति का एक धुरंधर माने जाते हैं, वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, यहाँ 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हमने बिहार में लगभग 10 से 11 लोकसभा सीटों को हमने कवर किया बीते 20-25 दिनों में और वहां हमने एक चीज जानने की कोशिश की कि जहां जहां पे जो आरजेडी का कैंडिडेट था, आरजेडी के कैंडिडेट के साथ जो यादव कम्युनिटी थी वो ज्यादा एग्रेसिव थी। हमने जहां भी तेजस्वी यादव की रैलियां देखी तो तेजस्वी यादव की रैलियों में कोई सोशल इंजीनियरिंग को आप नहीं देख सकते थे। वहां यादव लोगों की आबादी अधिक थी, उन्हीं के हिसाब से वो सारी चीजें तय होती थी। हमने कई बार देखा कि जिस प्रकार से जो कार्यकर्ता से मतलब नेता से अधिक कार्यकर्ता मंच पर पहुंच जाते थे और मंच ही टूट जाता था, जैसा कि हमने राहुल गांधी की रैली में भी बिहार में भी देखा। तो दूसरी चीज है कि यादव कम्युनिटी का एग्रेशन होना भी जो तेजस्वी यादव को ये नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि यहाँ पे जो सामुदायिक अगर समाज को देखेंगे, समुदाय को देखेंगे तो यादव कम्युनिटी से बाकी जो समुदाय का एक मनमुटाव जैसा एक झगड़ा वो चलता ही रहता है, क्योंकि उसमें जो है एक तरीके की एक ठसक होती है कि हम मजबूत कौम से आते हैं या हम मजबूत राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो इसका फायदा नीतीश को ये तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा। धीरज आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम सीधे रुख करना चाहेंगे भाजपा हेडक्वार्टर पे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एनडीए के खेमे में कह सकते हैं थोड़ी खट्टी मीठी जीत मिली है इस वक्त एनडीए को। अपेक्षा तो उतनी जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं, लेकिन इस वक्त के रुझानों के हिसाब से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं एनडीए। आप भाजपा क्वार्टर्स में खड़े हैं, सुबह से ये उम्मीद की जा रही थी कि वहां खूब धूम धड़ाका होगा। हम बहुत सारे शॉर्ट्स में दिखा रहे थे दर्शकों को कि वहां जश्न मनाया जा रहा है। अब आपके शब्दों में जानना चाहेंगे, आप खुद वहां मौजूद हैं, कैसा है माहौल, कैसा है जोश, कैसा है उत्साह? देखिए, मैं थोड़ी अंदर आ गया हूं क्योंकि पानी बरसने लगा था, हालांकि अब पानी रुक गया है, लेकिन ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। जश्न का माहौल है। एनडीए पूर्ण बहुमत से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इस राज्य में क्या कसर रह गई, कहां पर क्या कमी रह गई, इस पर मंथन होगा। हम जानते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से थोड़ी देर पहले एक बैठक हुई है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सब महत्वपूर्ण नेता वहां पर मौजूद थे। एक जश्न की तैयारी है। बीजेपी मुख्यालय के विस्तार में
संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे के बाद आएंगे, यहीं से जनता को धन्यवाद देंगे और उसके लिए ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। इस वक्त मैं अंदर इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और पानी बरसने लगा था, तो मैं थोड़ा अंदर आ गया, लेकिन आप आवाज़ सुन रहे हैं। हम अपने जी, हम दर्शकों को सारे दृश्य भी दिखा रहे हैं शैलेंद्र। इस वक्त हमारे पास दृश्य पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं का जोश देखते बनता है। ये देखिए, बिल्कुल दिल्ली भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकट्ठा हुए हैं और वो जोश दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत बीजेपी अब तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। तो वो जश्न का माहौल अब यहाँ पर दिख रहा है। किस राज्य में क्या कसर रह गई, क्या रणनीति में कमी रह गई, उस पर मंथन होगा बाद में, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी में उत्साह दिख रहा है, जश्न का माहौल दिख रहा है केंद्रीय मुख्यालय में। और साथ ही साथ शैलेंद्र, चूंकि जो राजधानी दिल्ली है वो एक स्टेट भी है और यहाँ भी 7 सीटें हैं लोकसभा की, और इन 7 सीटों पर बीजेपी के खाते में ये 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर भी एक जश्न का माहौल कार्यकर्ताओं के बीच में। जी देखिए, हमने दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनसे बातचीत की है। हमने थोड़ी देर में हो सकता है आपसे दिखाया भी। वो उनका कहना था कि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल और कांग्रेस इकट्ठा हुई थी तो जनता ने जवाब दिया है और केजरीवाल को एक सख्त जवाब मिला है। तो वो हम देख रहे हैं कि उसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है और दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। उसका एक उत्साह यहाँ तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखता है। जो दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता है, दिल्ली से आए हुए लोग हैं, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आने के बावजूद शानदार जीत दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी को हासिल होती नजर आ रही है। 1-2 सीटों पर करारा मुकाबला जरूर दिखाई दिया, लेकिन ये जवाब है जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को। तो ये जश्न दिल्ली में हम केंद्रीय मुख्यालय में देख रहे हैं, जहां तमाम दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अच्छा शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल वो ये कि प्रधानमंत्री आपने बताया कि शाम को 7 बजे हेडक्वार्टर आने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? देखिए, हमने देखा था 2019 में जब प्रचंड जीत हासिल हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया था यही बीजेपी मुख्यालय से, और संभवतः ये माना जा रहा है कि 7 बजे के बाद यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को धन्यवाद देंगे। एनडीए को जो जीत मिली है, जो पूर्ण बहुमत से हमने देखा है कि एनडीए वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री जनता को संबोधित कर सकते हैं बीजेपी मुख्यालय विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे और एक छोटा सा संबोधन हम देख सकते हैं यहाँ से, अध्यक्षीय संबोधन जेपी नड्डा का भी हो सकता है। इसके साथ साथ जश्न का माहौल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता है, उनसे पूछेंगे जश्न की पूरी तैयारी है। हाँ, पूरी तैयारी है और ये जो ये सरकार बनी है गरीब और कल्याण के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर बनी है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बरसने लगा है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक तरह से कार्यकर्ता अंदर आ रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है। तो बिल्कुल मिठाइयाँ बट रही हैं, जश्न का माहौल है वहाँ, आप नजर बनाए रखें। शाम तक का इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे और तब वो संबोधित भी करेंगे। फिलहाल हमारे दोनों संवाददाताओं धीरज और शैलेंद्र आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। $293 पे इस वक्त एनडीए नजर आ रही है, 231 पर इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है और लगातार रुझान से नतीजों की ओर भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी बने हुए हैं। रोशन जी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये बात दीगर है कि यहाँ पर इस बार जनता ने आगे बढ़कर दिल खोल कर मतदान किया। मतलब अनंतनाग राजौरी जैसी सीटों ने तो इस वक्त इतिहास भी रचा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोटा, राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला, उन्होंने जीत दर्ज की है। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला, उन्होंने जीत हासिल की है। ओम बिरला 41,000 से ज्यादा वोटों से वो विजयी हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीत, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला विजय हुए हैं। एक बहुत ही छोटी सी टिप्पणी कुमार राकेश आपके इस जीत पर, छोटी टिप्पणी। वो एक जीत
कोई अप्रत्याशित नहीं है, उनको जीतना तय था। जो ओम बिरला जी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले यदि 25 वर्षों का देखें हम काफ़ी, मैं देखता रहा हूँ, मैं राजस्थान में पोस्टेड भी रहा हूँ, तो वो एक वास्तव में कार्यकर्ता और आज भी सीधा संवाद है अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से। बिल्कुल, बहुत ही सरल स्वभाव और जिस तरह से बहुत सरल स्वभाव है, लोगों से कार्यवाही को वो कंडक्ट किया उन्होंने, वो भी मतलब लोगों को सोच नहीं सकते थे कि ऐसे इस तरह से वो लोकसभा की कार्यवाही को भी उन्होंने संचालन कर सकते हैं। वो भी अपने आप में रिकॉर्ड का मामला है, बहुत ही सहज और सुगम तरीके से। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। रोशन लाल जी, हम लगातार बात कर रहे थे कि कैसे जम्मू कश्मीर में जनता ने मतदान किया, लेकिन उसके बावजूद हम सुबह से देख रहे थे कि उमर अब्दुल्ला की बात करें या पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की बात करें, ट्रेलिंग कर रहे थे, यानी पीछे चल रहे थे दोनों। देखिए, अभी उमर अब्दुल्ला तो चुनाव हार ही गए, लेकिन वहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले चुनाव में हमने देखा कि 5% वोट हुआ था और इस बार 54% हुआ। तो ये जो अनुच्छेद 370 हटाने का जो हमें फायदा सीधे सीधे दिख रहा है कि लोग अब जो है भय मुक्त हो गए। एक छोटी सी टिप्पणी से बचाऊंगा आपके इस जवाब पे। विपक्ष कह रहा है कि फिर बीजेपी ने कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारा? अगर वो इसलिए नहीं उतारा, वो उन्होंने इसलिए नहीं उतारा, वो चाहती थी कि यहाँ पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके बीच में सीधे फाइट हो, क्योंकि वहाँ बीजेपी का जनाधार नहीं है। लेकिन वहाँ एक बुरी बात हुई है कि जो इंजीनियर राशिद हैं वो चुनाव जीत गए हैं बारामूला से, और वो जो है तिहाड़ जेल में बंद है। और एक और जो खडूरपुर साहिब है सीट है, उससे जो डिब्रूगढ़ में जेल में बंद है अमृतपाल सिंह, वो चुनाव जीत गए। तो मुझे लगता है ये दो चुनाव इन दोनों का को लेकर लग नहीं रहा था कि लग नहीं रहा था, लेकिन ऐसा अभी उनका डिक्लेयर होने वाला होगा शायद, लेकिन बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 सीटों पर 2 उम्मीदवारों का जीतना मुझे लगता है कि पंजाब की राजनीति के हिसाब से वो ठीक नहीं है, और वो ठीक हिसाब से भी ठीक नहीं है। उस पर पंजाब के लोगों को भी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराधी को भी हमारे साथ हम रुक करेंगे जी। रायबरेली का, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, जिस तरह से रायबरेली से खबरें आ रही हैं, एक बहुत अच्छे खासे मार्जिन से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। जी असीम, 3,88,000 वोटों से ज्यादा अंतर है दिनेश प्रताप सिंह में और राहुल गांधी में। राहुल गांधी 3,88,000 वोटों से ज्यादा चल रहे हैं। बगल की सीट जो अमेठी है 1,45,000 का अंतर है किशोरी लाल और स्मृति ईरानी में। ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं परंपरागत सीटें मानी जाती थी। राहुल गांधी को वायनाड जब जाना पड़ा था 2019 के इलेक्शन में, वो 55,000 वोटों से अमेठी से हारे थे, लेकिन आज वहां पर एक बार फिर कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही है। और आधिकारिक रूप से अभी 1-2 राउंड के 3 राउंड के जो मतगणना होनी है वो आनी बाकी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 39 के आसपास 39-40 का आंकड़ा रह सकता है। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक की जो स्थितियां, और यही अब अंतिम आंकड़ों में भी तब्दील हो सकते हैं 1-2 सीटों 3 सीटों के मार्जिन के अंतर से। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं आंका जाना चाहिए। अश्विनी, मैं इस आंकड़े पे आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि अब तो वायनाड से भी जो खबरें आ रही हैं वहां भी लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, रायबरेली से भी लीड कर रहे हैं। अब क्योंकि लोगों ने ये कहा था कि देखिए आपके दुख के वक्त में, वायनाड के लोगों ने कहा था कि आपके दुख के वक्त में हमने आपका साथ दिया, हमने आपको जीता के संसद भेजा। अब ये यहां से भी जीत दर्ज कर रहे हैं। अब दुविधा है राहुल गांधी के सामने में कि किस सीट को रिटेन करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो सीट है रायबरेली को, उसको रिटेन करेंगे या फिर वो वायनाड से जाएंगे? देखिए, ये फैसला तो राहुल गांधी को ही लेना है और उनका ये व्यक्तिगत फैसला होगा। रायबरेली की जनता तो ये चाहेगी ही कि वो यहाँ से ही कंटिन्यू करे अगर वो जीतते हैं। मार्जिन इतना ज्यादा हो चुका है कि अब जीते जाने की, न जीतने की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखें तो इससे पहले इंदिरा गांधी भी 1984 के जब चुनाव हुए थे, 80 के जब चुनाव हुए थे, तो उस समय उन्होंने रायबरेली और मेढक दोनों जगह से चुनाव जीता था और उसके बाद उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी थी। तो ये व्यक्तिगत उनके अपने निर्णय हो सकते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से असर वायनाड में भी देखने को मिलेगा या फिर रायबरेली में भी देखने को मिलेगा। जी अश्विनी, जो आप बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमीनी कारक ऐसे क्या रहे कि इस तरीके का झटका भारतीय जनता पार्टी को यहां मिला है, क्योंकि अपेक्षा की जा रही थी कि बेहतर करेगी बीजेपी। क्या ऐसे ग्राउंड फैक्टर्स रहे जिसके कारण इस तरीके के रुझान और नतीजे सामने दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहूंगा कि जो प्रत्याशी बदले नहीं गए, जो सांसद थे, सांसद के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, सांसद के लेकर जबरदस्त नाराजगी थी।
चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अमेठी हो, पूर्वांचल हो, आसपास की सीटें जो मऊ, घोसी, बलिया, इन सब सीटों पर अगर देखें तो पूर्वांचल में पूरा का पूरा भाजपा को बड़ा तगड़ा झटका दिख रहा है। दूसरी जो बड़ी बात ये थी कि बड़ा टैक्टिकल कैंडिडेट का चयन किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने गैर यादव अपने कैंडिडेट ज़्यादा उतारे, और जहां पर उन्होंने गैर यादव कैंडिडेट उतारे तो भाजपा के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी वर्ग की जो भी वोटर्स थे, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो बिंद हो, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे वो केवट हो, या चाहे वो मौर्य और पटेल हो, चाहे वो कुर्मी हो, ये जहां पर अपने कैंडिडेट पाए हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन से हैं और समाजवादी पार्टी से हैं, तो पूरा का पूरा वोट वहां पर शिफ्ट हुआ है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा, इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई थी, बसपा कहीं नहीं थी। बसपा का जो प्रतिक्रिया स्वरूप वोटर है, जो यंग वोटर है, जो बाबा साहब के बड़े फॉलोअर इस तरीके के हैं, वो जो मान के चलते हैं कि एक तरीके से अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई में फंसे रहते हैं, वो अगड़ी मानसिकता के विरोधी। ये हैं कुछ अहम फैक्टर्स हैं जिस पे कि बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, और हमारे सहयोगी शालिनी बता भी रहे थे कि इसको लेकर बातचीत हो भी रही है, मंथन हो भी रही है, और आने वाले वक्त में होगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, बहुत ही छोटी सी प्रतिक्रिया राकेश जी आपसे, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा आपने बाहर के कैंडिडेट को लाया जी, और आपने बिठा दिया, उसको टिकट दे दी, ये भी हार की एक वजह। 100 से ज्यादा लाए, करीब 115 से ज्यादा पुराने कैंडिडेट को काटा। तो ये जो उसमें समन्वय नहीं बैठ सका, और जो भी अश्वनी बता रहे थे कि जो जातिगत समीकरणों में जो समीकरण था बीजेपी का, उसको अडॉप्ट किया इन लोगों ने, कांग्रेस और एसपी ने मिलकर के। साथ साथ जो बिहार का जो एमवाई समीकरण जहां से प्रचलित हुआ, चर्चित हुआ, वो एमवाई समीकरण यूपी में काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा कारण है। चलिए, बहुत सारे कारण जिनका विश्लेषण लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी आरेंद्र का, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो पूरे देश से सामने आ रहे हैं। आरेंद्र, ओवर टू यू, जरा बताइए मैप के हिसाब से क्या कुछ है सामने। शुक्रिया ममता और असीम। निश्चित तौर से हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे सरकार बनाने की एक जद्दोजहद चल रही है, लेकिन किस प्रकार के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त की स्थिति आप देख सकते हैं कि बीजेपी, जो कि पूरा एक इंडिया दल का, अपना एनडीए का पूरा गठबंधन है, उस लिहाज से देखा जाए 242 पे है, 150 जो है वो अदर्स हैं, कांग्रेस 100 सीटों पे है। ये वो बड़ी पार्टियां हैं जो एक तरीके से अपने अपने नंबर्स के साथ में मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों के साथ में है, तो डीएमके 22 सीटों के साथ में है। तो ये अपने आप में प्रमुख 5 दल हैं जिनके पास ज्यादा संख्या में एक तरीके से वोट्स आए हैं। तो ये वो दिखाता है प्रमुख 5 पार्टियों के वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास में कमोवेश लगभग 45% के आसपास वोट शेयर अभी तक आ चुका है। कांग्रेस की बात की जाए तो लगभग 15-17% के आसपास था ये वोट शेयर, और ऐसी स्थिति में जनादेश का जो रुझान अभी इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि कैसे एक फॉर्मेशन नजर आएगी। 242 के आसपास बीजेपी नजर आ रही है, तो वहीं 100 के आसपास में कांग्रेस अपने दम पे नजर आ रही है। और अगर अदर्स को जोड़ लिया जाए, क्योंकि हम पार्टी वाइज बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अदर्स 201 हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ पार्टियों को जोड़ रहे हैं, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी, और बाकी सबको अदर्स में रखा। तो इस लिहाज से एक तरीके से ये फॉर्मेशन नजर आएगा। हालांकि जब अगर आप एनडीए और इंडिया अलायंस के लिहाज से देखेंगे तो स्थिति अलग आई। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों का जिक्र कर लेते हैं। राज बब्बर, जो कि अभिनेता है, हरियाणा गुड़गांव से चुनाव मैदान में मौजूद थे, वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। हालांकि कई बार वो अपनी सीट पर आगे भी नजर आए, लेकिन इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं राज बब्बर। शत्रुघ्न सिन्हा की बात की जाए, तृणमूल कांग्रेस से आसनसोल से उम्मीदवार थे, फिलहाल आगे चल रहे हैं, और जिन 30-31 सीटों पर टीएमसी जीत रही है, उनमें से एक सीट शत्रुघ्न सिन्हा की आसनसोल भी है। और कंगना रनौत की बात की जाए, मंडी हिमाचल प्रदेश की सीट, क्योंकि सभी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही, तो वहां से वो भी आगे चल रही है। हालांकि जीत होना अभी बाकी है, लेकिन अच्छे खासे कम नंबर्स के साथ में वो अपनी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और एक और फिर फेर बदल देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट पे कभी अरुण गोविल आगे होते, कभी पीछे होते, फिलहाल अभी आगे हैं, और अपने आप में ये स्थिति दिखाती है कि बीजेपी वहां पे सीट निकाल सकती है, लेकिन बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट अरुण गोविल का मेरठ उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस सीट से जहां से वो लगातार अपने आप को प्रयास कर रहे हैं। रवि किशन आगे चल रहे हैं गोरखपुर से, पिछली बार के भी सांसद थे, इस बार भी वहां पर चुनौती दे रहे थे। काजल निषाद उनके खिलाफ खड़ी हुई थी और बढ़िया टक्कर दी, लेकिन फिर अब उस पूरी लड़ाई के बाद में वो आगे बढ़ गए हैं, और काफी नंबर्स के साथ अब वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता थे, उसके बाद में सांसद बने, और अभी फिर से हेमा मालिनी वही अभिनेता और उसके बाद में सांसद बनी, मथुरा उत्तर प्रदेश से।
तीसरी बार हैट्रिक लगाने की ओर अग्रसर नजर आ रही है। हेमा मालिनी की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट अपने आप में कई वजहों से वो फेमस है, क्योंकि उस लिहाज से बहुत सी चीजें राजनीतिक रूप से सधती हैं मथुरा से। उस लिहाज से इस सीट पर तीसरी बार बीजेपी का अगर जीत होती है तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत और संदेश भी होगा। नवनीत कौर राणा अमरावती से, महाराष्ट्र से बीजेपी के टिकट पे पिछली बार निर्दलीय थी, इस बार चुनाव लड़ी बीजेपी के टिकट से, लेकिन पीछे चल रही हैं अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से। तो ऐसे में एक बड़ा नाम जो कि लगातार देश की सियासत में और कई ऐसे बयानों की वजह से वो चर्चित रही हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त पीछे चल रही हैं अमरावती से नवनीत कौर राणा। इसके अलावा यूसुफ पठान की बात की जाए, क्रिकेटर से नेता के चुनाव के लिए गए और इस वक्त आगे चल रहे हैं बहरामपुर से। और ये किसके खिलाफ खड़े थे? कांग्रेस का जाना माना चेहरा अजीत रंजन चौधरी के खिलाफ मौजूद थे और ऐसे में उनको एक तरीके से पीछे छोड़ के क्रिकेटर से नेता बन के वहां पे जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस वहां अलग अलग मौजूद है। और एक और नाम जो कि भोजपुरी अभिनेता और उसके बाद में नेता बने, निरहुआ, जो कि आजमगढ़ से चुनावी मैदान में थे और पीछे हो गए हैं और वहां पे जीत रहे हैं, वो है धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी से वहां पे मौजूद है। तो ऐसे में निरहुआ को इस सीट से नुकसान हो रहा। बाई इलेक्शन में वो वहां से जीते थे, लेकिन उसके बाद में फिलहाल वो वहां पर जीतते नजर नहीं आ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ हालांकि एक बड़ा नाम है, भोजपुरी स्टार। इसी प्रकार से प्रमुख उम्मीदवारों में पवन सिंह अभिनेता हैं, काराकाट से, बिहार से इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, जब टिकट कटा उसके बाद में वो नाराज हुए और उन्हें निर्दलीय के तौर से बिहार से चुनाव लड़ा, लेकिन अपनी सीट से वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन जाना माना चेहरा है बिहार के लिहाज से बात की जाए या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए। ये वो तमाम ऐसे नाम जो हम कह सकते हैं कि देश की सियासत में जाने माने चेहरे हैं, लेकिन अपनी अपनी सीटों पे कोई आगे है तो कोई पीछे है। वापस चलते हैं अपने सहयोगी ममता और असीम। बहुत बहुत धन्यवाद आरेंद्र, ये तमाम तस्वीर हमारे सामने रखने के लिए। और इस तस्वीर में जो कुछ बड़े बिंदु आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग ले खाना चाहेंगे आपको, क्योंकि टीकमगढ़ लोकसभा से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार की बात करें, इन्हीं को 4 लाख से अधिक वोटों से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हरा दिया था, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और अपने हिस्से की जीत हासिल कर चुके हैं। यानी बीजेपी की फहरिस्त जो 240 और अब 42 होती नजर आ रही है, उसी में अब जुड़ जाएगी ये भी सीट जो अब जीत की ओर, यानी ये जीत चुके हैं सीट। रुझानों से नतीजों का सफर लगातार जारी है जो हम आपके सामने रखते रहे हैं। ममता, एक और खबर जो हम बता रहे हैं नीचे इलेक्शन ब्रेकिंग में, कि मंडी से हम अभी बता रहे थे आरेंद्र की कंगना रनौत आगे चल रही है, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने हार मान ली है और उन्होंने कंगना रनौत को बधाई दे दी है। तो इस वक्त ये भी बड़ी खबर कि अब मंडी सीट से कंगना रनौत जीत गई हैं और उनके प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस के नेता प्रत्याशी, उन्होंने हार मान ली है और हार मानने के बाद उन्होंने मंडी सीट से कंगना रनौत को उन्होंने बधाई दी है, जीत की बधाई दी है। यहाँ पर एक सवाल रोशन जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये जो नतीजे हम दिखा रहे थे उससे पहले उसमें हम दिखाया कि अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं। अब वो हारेंगे कि नहीं वो और बात है, लेकिन उनका पीछे चलना, खासतौर पर बंगाल के लिए आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगी, क्योंकि इस हमने देखा कितना ज्यादा बिहार में संदेश खाली और तमाम अन्य मुद्दे, भ्रष्टाचार के सभी मुद्दे उठे। जनता लग रही थी कि वाकई त्रस्त है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में बहुत सीटें गई हैं, बीजेपी को मात्र 10 सीटें। अधीर रंजन चौधरी पीछे चलते हुए, आपकी टिप्पणी। ये दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीति वो अप्रत्याशित है। जितने वहाँ घोटाले हुए, जो शारदा घोटाला हुआ, उसके बाद संदेश खाली का हमने देखा और लग रहा था कि ममता बनर्जी का ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन उनका ग्राफ तो पहले से ज़्यादा बढ़ा है। और बीजेपी को जो उम्मीद थी कि इधर से जो पश्चिम से सीटें घटेंगी वो पूर्व से बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि जो एग्रेशन था, जो ममता बनर्जी ने जितनी आक्रामकता से डिफेंड किया, जैसे संदेश खाली बोला, तो उन्होंने संदेश खाली के उन्होंने अगेंस्ट और उनके जो बीजेपी का जो एक अभियान था उसके खिलाफ उन्होंने प्रूफ दिया कि संदेश खाली झूठा है या मन गणत है। इस तरह की उन्होंने बात लोगों के मन में सामने आई, बिल्कुल आई, लेकिन वो एक पक्ष था, सारी चीजें हुई, वो एक पक्ष था, लेकिन उसमें जो उन्होंने अपना पक्ष कहा कि ये बातें सही नहीं है, और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात, लेकिन ये संदेश खाली तो एक मुद्दा है जो अगले चरणों में सामने आया। हाँ, कई सारे मुद्दे थे, हिंसा थी, टोलाबाजी की बात की जाती है, सिंडिकेट की बात की जाती है, इससे तो आम जन प्रभावित हो रहा है। लेकिन वहां फिर भी उसके बावजूद भी कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा।
उसमें मैं आपको एक भद्रजन की राजनीति वहां करते हैं लोग, और वहां पे इतनी सारी घटनाएं हुई, बावजूद उसके अगर टीएमसी को वोटें मिल रही हैं। नहीं, उसका कारण है अभी क्या है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं पिछले 10 वर्षों में, पहले वो सीपीएम कार्यकर्ता थे, अब धीरे धीरे वो विमुक्त तो हो रहे हैं, लेकिन भाजपा की वहाँ कमजोरी क्या है कि कई जिलों में संगठन ही नहीं है। 4-5 मैं कंस्टिट्यूंसी को मैं बता सकता हूँ, जो लोग गए, जो भी प्रभारी थे, काडर नहीं है बीजेपी, काडर नहीं, उन्होंने डेवलप नहीं कर पाए अभी तक। बेसिकली ये बात सही है कि वहाँ पे उसके कारण ही बीजेपी की जो हार का कारण है, अकेले मोदी जी या अमित शाह या जेपी नड्डा अकेले क्या कर लेंगे? अकेले क्या कर लेंगे? यहाँ पे एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहेंगे कि अब तक 21 सीटों पर भाजपा जीती है, 222 सीटों पर आगे है। तो ये जो नतीजे आए हैं वो नतीजे आपके सामने रख रहे हैं कि कांग्रेस जहां 91 सीटों पर आगे है तो 7 सीटों पर वो जीत चुकी है, और यही आंकड़ा भाजपा की बात करें तो 222 पर आगे है, लेकिन 21 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन यही आपके सामने एक और रोचक आंकड़े भी रखना चाहेंगे, जिसमें आपके सामने ये भी बताएंगे कि कैसे वो सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी ने 50% से अधिक वोट शेयर हासिल किया है, यहाँ आपके सामने रख रहे हैं ये कि किस तरीके से एनडीए ने 106 सीटों पर 2019 में 50% से अधिक सीटों पर वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन इंडिया मात्र 22 ऐसी सीटें थी पिछले चुनावों में जहां इंडिया गठबंधन ने 22 सीटों पर 10 बिल्कुल। तो ये 2019 की बातें हैं, 2024 का भी चूंकि चल रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है एनडीए इस बार 130 ऐसी सीटें हैं, 130 ऐसी सीटें हैं जहां पे एनडीए ने 50% से अधिक का वोट शेयर हासिल किया है। और ये बात भी दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जहां 50 से 70% तक का वोट शेयर हासिल हुआ, और यही कारण है जो आंकड़े दिखाते हैं वही का परिणाम इन तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने। भाजपा हेडक्वार्टर में जबरदस्त जीत, जश्न का माहौल हमारे सामने। तरुण जुग जी सरकार तो बन रही है, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार तो बन रही है, नंबर्स कम है, जस्ट इसलिए है कि तीसरी बार सब फिर से सरकार बन रही है, हैट्रिक लगा रही है। बिल्कुल, मैं आपको जो ममता जी अभी बात कर रही थी कि 50% जो सीटें मिली, 130 सीटें मिली हैं, उसमें एक बात और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि बीजेपी ने जो 2014 में और 2019 में उनका 37% और 2019 में भी करीबन 37% था। इस बार भी जो अभी वोट परसेंटेज है वो करीबन 38% है, यानी वोट परसेंटेज बढ़ा है। सीटें जरूर कम हुई है लेकिन वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। और जो आपने बात कही कि सरकार तो बनी रही है, तीसरी बार बन रही है, वो ये बात अलग है कि बीजेपी की अपने दम पर नहीं होगी, वो एनडीए की सरकार होगी। और ये एनडीए जो है वो चुनाव से पहले का है, आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव के बाद इसमें जोड़ तोड़ हुआ है, तो ये पहले से इंटैक्ट है, इसलिए इसमें ये स्वाभाविक गठबंधन है और उसको स्वाभाविक गठबंधन सरकार बनेगी। हम ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस वक्त वो मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है हमारे सहयोगी सोमेश बताएंगे। सोमेश, ओवर टू यू, क्या कुछ वहां पे जो रुझान और जो नतीजे आ रहे हैं वो अच्छे हैं बीजेपी के लिहाज से और एनडीए के लिहाज से? जी मैं आपको बताऊं 2004 से लेकर 2019 तक जिस तरह से ये बीजेपी का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़, जिस तरह से 2004 में बीजेपी को यहाँ पर 10 सीट मिले थे, 2009 में 10 सीट मिले थे, 2014 में 10 सीट मिले थे और 2019 के चुनाव में बीजेपी को 9 सीट मिले थे। अब 2024 में यानी 10 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर आगे और 1 सीट पर कड़ा मुकाबला है। कोरबा जो लोकसभा सीट है, कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस से ज्योत्सना मैदान पे थी और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सरोज पांडे मैदान पे। जो टफ सीट देखी जा रही थी, टफ सीट में राजनांदगांव लोकसभा सीट में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 52,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी से सरोज पांडे माफ करिए, यहाँ से बीजेपी से संतोष पांडे यहाँ पर खड़े थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर जीत मिलती दिख रही है। 1 सीट पर टफ मुकाबला है। कोरबा सीट पर 5,000 वोट का अंतर, तो कुछ देर बाद ही रुझान ये लगातार आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2019 2023 की विधानसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी को यहाँ पर 54 सीट पर जीत मिली थी, तो कहीं ना कहीं
कहीं यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी बहुमत से जीत हासिल की और बीजेपी अभी तक 10 सीटों पर आगे है। जी, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी पीछे चलना, वो भी 50,000 वोटों से, क्या कारण दिखता है सोमेश? क्योंकि हम जानते हैं भूपेश बघेल को रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई थी। रायबरेली में तो राहुल गांधी अच्छी जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही सीट बजाते नजर नहीं आ रहे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ईवीएम पर सवाल उठा रहे। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है, ईवीएम पर उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो आपको याद होगा कि जब 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, वही मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल जीत हासिल किए। तो अब ईवीएम पर वो कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके तो तमाम तरह के आरोप भी लगे थे इस चुनाव में लगातार, इसलिए जनता उन्हें वहां से नकार दिया। कहीं ना कहीं जिस तरह से 54,000 वोटों से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है, राजनांदगांव लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। जी, ये सोमेश आरक्षित सीट है क्या कोरबा, जहां आप बता रहे हैं कि बहुत काफी टफ है? जी, चलिए यहाँ पे रोकना चाहेंगे सोमेश आपको, लेकिन ये दृश्य हम दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भाजपा हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे जश्न का माहौल है। 8 लाख वोटों से ज्यादा से जीत, 8,20,000 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश में प्यार से मामा जी कहा जाता है। और मामा जी ने जो जीत दर्ज की है वो भी एक उदाहरण दिखाता है, जहाँ एक और वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक के बाद एक चुनाव जीतते रहे। एक लंबा लेकिन सफल राजनीतिक करियर रहा है शिवराज सिंह चौहान का, और अब केंद्र में सांसद के तौर पर भी अपना योगदान देते नजर आएंगे। जीत उनकी पहले से अपेक्षित जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इस बात की अपेक्षा नहीं थी। लेकिन एक और उदाहरण सामने रखते हुए शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है, हमारे संवाददाता सोमेश हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। सोमेश, ये बताइए हमें कि इस बार के चुनावों में हालांकि बीजेपी ने बहुत काम भी किया है और उन कामों का ही नतीजा है कि ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा क्या कारण दिख रहा है जिसको जनता ने अपने मत के द्वारा स्वीकार भी किया है? आपने देखा होगा 2018 में जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को 5 यहाँ पे एक और बार रोकना चाहेंगे आपको सोमेश, क्योंकि इस बार तो सबसे बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जीत दर्ज कर ली है, नतीजा आ गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा अपेक्षा नहीं था, सबको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज, सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीतेंगे ही, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आंकड़ों के माध्यम से हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत दर्ज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले हमने देखा कि लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से वो आगे ही चल रहे थे लगातार। ऐसे में 52,513 वोट से वो जीत गए। इस बार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी एक ही सीट से तीसरी बार सफलता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। ये यूपी का पहला नतीजा भी है वाराणसी सीट के थ्रू, ये नतीजा कि किस तरह से पीएम मोदी ने वहां 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तीसरी बार हैट्रिक लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, हैट्रिक लगाते हुए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हमारे लगातार वरिष्ठ मेहमान बने हुए हैं। रोशन जी, आपकी प्रतिक्रिया, 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हैट्रिक बनाते हुए पीएम मोदी वाराणसी सीट से। देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जो रिकॉर्ड अभी शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। उम्मीद हमें प्रधानमंत्री की थी। असल में हम कहते हैं जीतना तो आसान सी। पूर्वांचल एक अलग बात है, पूर्वांचल में चुनौती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के वाराणसी सीट की बात करें, जिस तरीके का काम किया गया है, जिस तरीके के एक आदर्श सांसद की एक रोल मॉडल स्थापित किया है प्रधानमंत्री ने, उसके बाद ये आंकड़े जरूर लगता है कि भाई ये ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं बनारस गया हूँ और वाराणसी का जो प्रधानमंत्री ने काम किया, देखिए वहाँ की सड़कें, अगर आप बनारस घुस जाए तो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। अभी आप जाइए कि आपको इजीली आप आराम से आवाजाही कर सकते हैं। ऐसा क्या रहा अजय राय के पक्ष में कि वो यही मुझे लगता है कि जो माहौल बना, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था,
जो उन्होंने माहौल बनाया और जो यादव वोट और जो वहाँ का उन्होंने सामाजिक समीकरण जोड़ा, उसके कारण मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री ने जितना काम पूर्वांचल के लिए किया और बनारस के लिए किया, कभी-कभी वो तो लगता है कि देखने काम लायक है। करना जो है बेईमानी है आम जनता के लिए। कभी-कभी ये भी लगता है, मन में आता है, कसक आती है, जीत के तो भेजा ना जनता, तो वही जनता ने जीतना तो तय था। लेकिन जो मैं सहमत हूँ रोशन जी से कि जो कह रहे हैं, जो मार्जिन है, जो हम मार्जिन चाह रहे थे, इस बार पिछली 3.5 लाख का था, ये 5 लाख होता, तो उसको लेकर के वास्तव में एक चिंतन वाली, तो मतलब जो हम ये एक बात लगातार कहते रहे हैं कि बात पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति का रुख मोड़ा और जनता को जातिवाद से हटाकर विकास की ओर लेकर आए, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं फिर से उसी बात की देखिए, मैं इसमें आपने जातिगत जनगणना वाली जो बात आई है, वो कहीं न कहीं लोगों को अपील कर रही है। इस पर सभी दलों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि देश में विकास चाहिए या जातिवाद चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मोटा मसला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मुकाम लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हमको विकासवाद को स्थापित करना है, बाकी चीजों को गौन करना, उस पर काम कर रहे हैं। बिहार में उन्हीं पार्टी के साथ आप सत्ता में हैं जो जाति गणना का समर्थन कर रही है। वो समीकरण जो है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर के जो कई तरह के जो हर एक पार्टी में क्लियर मैंडेट स्थिति नहीं है, भ्रम वाली स्थिति है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। हमको उस चीज से आगे निकल के ही बात करनी पड़ेगी। शायद अपने मत के माध्यम से जनता ने जो संकेत दिया है, उस संकेत को पकड़ना अभी जरूरी निकलना, है। जातिगत जनगणना के जाल से निकलना बाकी है, अभी टाइम लगेगा। दरअसल 2014 के हम चुनाव देखें और फिर 2019 के चुनाव देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी जो सफलता रही कि उन्होंने जितनी जातियां थी, उन जातियों को उन्होंने विकास की तरफ ले गए थे। और 2014 का आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की 71 सीटें बीजेपी ने जीती। कितना बड़ा, जो वहाँ जातियों में जो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि लोग जातियों से बाहर आएंगे, विकास के मुद्दे पे, और इस बार फिर वापस लोग फिर बंट गए। फिर कुछ जो यादव में बढ़ गए, अपने आप में अप्रत्याशित है। तो ये जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 5 महीने में, जिसने कहा कि ये तो इस बात को भी सामने रखता है ना कुमार राकेश जी कि राम मंदिर के या इस तरह के मुद्दे पर आप चुनाव जीतने का नहीं सोच सकते हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। नहीं, लेकिन ये मुद्दा है। ये 497 वर्ष का जो हमारा गुलामी का जो टीका कलंक था हमारे माथे पे, उसको प्रधानमंत्री ने हटाया। और जिसने कहा भी कि जिसने वो भी जो सिस्टम था, सिस्टम के हिसाब से। क्या अयोध्या को लेकर जब हमने देखा कि सुबह से हम देख रहे थे कि वहां से पीछे चल रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी, ये किस बात का संकेत है? वही जातीय समीकरण वाली बात आती है, वही घूम फिर करके। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल लेना राम मुद्दा भी उसके सामने गौन हो गया। ऐसा लग रहा है कि वो स्वार्थ वाले, जो निहित स्वार्थ वाले राजनीति। राकेश जी, अब ये तो बात हो गई कि जिसने कहा कि हम जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे जी, और वहां ये स्थिति हो गई। वो सोचते, वो भाजपा के लिए आत्मचिंतन का विषय है। देखिए, बात वही हो गई कि जातिवाद हर चीज पर हावी नजर आया इन चुनावों में, खासकर यूपी के मामले, खासकर यूपी भी, बिहार में तो ज्यादा का नहीं है। सही समीकरणों से आपने जीत हासिल की। आरके सिंह का हारना अप्रत्याशित नहीं है, या ये जैसे रामकृपाल यादव का हारना भी अप्रत्याशित नहीं है। बाकी एमवाई समीकरण से तो वो जीत रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी 5 सीटों का नुकसान बिहार में दिख रहा है भाजपा को, जिसमें 2 सीटों के बारे में चर्चा है, 3 सीटों को और लेके हम बात करें तो उसमें जो समीकरण है वहाँ पे नीतीश कुमार, जैसे अभी आपके संवाददाता ने कहा, रोशन जी ने, आपने भी चर्चा की कि वो जेडीयू और बीजेपी उल्टा की बात थी। जैसे विधानसभा में भाजपा को ज्यादा सीटें आई, जेडीयू को कम आई, लेकिन भाजपा ने अपने वादे को निभाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। वो वादों की बात थी, समीकरण तो है वहां पे। लेकिन एक बार फिर से मुझे लगता है कि लोगों को समझने की जरूरत है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, जहां के प्रधानमंत्री बीते 10 वर्षों से ऐसी बात के लिए दिन रात खपा दिए कि देखिए जातिवादी से हमें आगे निकलना होगा, हमें विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, और एक बार फिर से वही बिहार, फिर से वही यूपी उन्हीं जातिवादी चीजों में फंसी हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है एक बार फिर से हमारे देश की जनता को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। हम चलेंगे एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर। हम चलेंगे अब सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त बने हुए हैं। अजीत, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड गढ़ रहा है, तमाम सीटें हम जानते हैं मध्य प्रदेश में, एक बार फिर से वही चीजें आंकड़ों के जरिए भी हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की बंपर जीत मध्य प्रदेश में, और अगर खासकर इनकी बात करूं मामा जी की, तो 8.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए क्लीन स्वीप कर दिया है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने, और इतिहास में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि पूरी की पूरी सीटें जो है वो निर्णायक बढ़त के साथ बीजेपी जीत रही है। और शिवराज सिंह चौहान ने बिरसा लोकसभा सीट
सीट को करीब 8.5 लाख के करीब वोटों से जीता है। देखिए बड़ी बात यह है कि इंदौर में 3 रिकॉर्ड बने हैं। एक रिकॉर्ड जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीत का बना है, दूसरा बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वहां पर किसी प्रत्याशी को, और तीसरा वहां पर नोटा को देश में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी करीब 12 लाख के आसपास वहां पर वोट मिले हैं और ये बहुत बड़ी जीत है, कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी जीत इसको कह सकते हैं, जो कि अब तक जो वोटों की रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, मध्य प्रदेश लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहा है और पहली बार है कि 29 में से 29 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जाती हुई दिखाई क्या मतलब लगभग कंफर्म ही हो गया है, क्योंकि निर्णायक बढ़त जो है वो प्रत्याशियों ने हासिल कर ली। और बड़ी बात यह है कि बड़ी जीत हो रही है, यानी कि भोपाल की जो जीत हुई है वो 2.5 लाख वोटों से हुई है। आलोक शर्मा जो कि पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा हम बात करें तो गुना की सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीट थी उसको भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको भी निर्णायक बढ़त बना ली है और करीब वो भी कम से कम 5 लाख के आसपास की वहां पर जीत जो है वो सुनिश्चित कर ली है। तो देखिए ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां 59% तक का वोट शेयर मिल रहा है, वहीं कांग्रेस को 32% तक की वोट शेयर मिल रहा है। क्या कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां बहुत करीबी फाइट नजर आती रही है? हालांकि सब नतीजे भाजपा के पक्ष में हैं, लेकिन करीबी फाइट जिन्हें मुश्किल से जीत मिली है भाजपा प्रत्याशी को, है कोई ऐसी सीट भी? देखिए अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और वहां पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। 230 में से 163 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद से अनुमान लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इससे मिलते जुलते हो सकते थे। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पूरी रणनीति के साथ में यहाँ पर काम किया। केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर बाकायदा पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है उसको साथ लेकर यहाँ पर प्रत्याशी को चयन किया। यहाँ पर जो कठिन सीटें थी वहां पर विशेष रूप से यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पर दौरे करते रहे। और अगर छिंदवाड़ा की बात की जा रही है कि छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव से ही वहां पर गृहमंत्री अमित शाह वहां पर लगातार दौरे कर रहे थे और छिंदवाड़ा के किले को फतेह करने के लिए रणनीति उसी समय से बननी शुरू हो गई थी। देखिए 2-3 फैक्टर है उसमें, डबल इंजन की सरकार, उसके जो फायदे हैं जो मध्य प्रदेश में वोटर्स को, यहाँ के मतदाता को, यहाँ के लोगों को मिले हैं वो बहुत बड़ी एक जमीनी हकीकत है यहाँ पर। क्योंकि जब हम यहाँ पर करीब 1 महीने में पूरा इलेक्शन कवर किया है बहुत ही छोटा सवाल, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा अजीत जाते जाते कि क्या हम समझे कि इस चुनाव के बाद से जब 29 सीटें बीजेपी ने अपने पाले में ले ली है, ऐसे में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म, जीरो? देखिए अभी मैं प्रभात झा जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि इन नेताओं को जनता ने नकार दिया है, भले इनकी पार्टियां इनको ना नकारें। यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जनता ने एक बार फिर से नकार दिया है और उनकी पार्टी जो है वो उनको कब नकारती है देखने वाली बात होगी। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इनका भविष्य, क्योंकि 33 साल बाद दिग्विजय सिंह जो है वो लोकसभा मैदान में आए थे वहां पर और वो वहां से हार रहे हैं। कमलनाथ उनकी साख लगी हुई थी, प्रतिष्ठा लगी हुई थी, बेटे नकुलनाथ को दूसरी बार वहां उन्होंने उतारा छिंदवाड़ा से, लेकिन आपका शुक्रिया बहुत बहुत राकेश जी। दोनों नेताओं के एक इमोशनल अपील की थी दिग्विजय सिंह ने कि मेरा आखिरी चुनाव है और आप लोग मुझे जिता के भेजें। देखिए लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लीजिए पहले ये बड़ी सुर्खी इस वक्त की। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी जीत दर्ज कर ली है। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के हिस्से आई है जीत और ये इस वक्त की ब्रेकिंग, क्योंकि लगातार जो रुझान नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं उन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जीत दर्ज की और राजस्थान में हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी सीट को बचा रख पाने में सक्षम रहे हैं और उनका जो काम रहा है वो भी बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल इस सीट के साथ वो जुड़े भी रहे हैं और बीकानेर एक गढ़ भी माना जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल की यहाँ से जीत दर्ज हुई है। यहाँ पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहें जनादेश। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश, जिसमें अब हम रुख करेंगे गुजरात का, जहां से अहमदाबाद से हमारी संवाददाता मेघना सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जीत दर्ज की गई है, लेकिन बड़ी खबर तो गांधीनगर से आती है। अमित शाह ने लगभग 7,44,000 से जीत दर्ज की है। भाजपा ने 25 सीटें, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई, पाटन की सीट है वो शायद, लेकिन भाजपा का वर्चस्व जारी गुजरात में। मेघना। बिल्कुल ममता, देखिए एक जो सीट कांग्रेस को गई है वो बनासकांठा की सीट है। बनासकांठा जिला हम जान रहे थे कि वो वहां पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। गेनीबेन ठाकुर कांग्रेस की बहुत ही मजबूत प्रत्याशी, और दूसरी बात ठाकुर समाज से आती हैं जिसका काफी ज्यादा वर्चस्व है बनासकांठा जिले की बात करें अगर तो। उसके साथ ही जिस तरीके से आप कह रही थी, पाटन में असल में लगातार जो रुझान आ रहे थे, शुरुआती रुझान से लेकर तकरीबन 2 घंटे पहले तक जो रुझान आ रहे थे उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो आगे जो रुझान आने लग गए उसमें जो लीड है वो भाजपा के प्रत्याशी ने ले ली, जिसके बाद ये साफ चित्र स्पष्ट हो चुका है कि पाटन में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। हालांकि कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ रहा है गुजरात में। गुजरात अगर देखें 2014 और 19 दोनों ही बार गुजरात में क्लीन स्वीप रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इस बार एक सीट गंवाई है भारतीय जनता पार्टी ने बनासकांठा में, लेकिन 4 सीटों पर 7 लाख से या उससे अधिक की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और बाकी जगह पर भी अगर हम देखें, पाटन की अगर बात छोड़ दें, वहां एकदम पतली मार्जिन से भाजपा जीतती नजर आ रही है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी सीटें हैं तकरीबन 2, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख की मार्जिन से भाजपा जीत रही है कई सीटों पर। साथ ही साथ एक और चीज है, जो एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के तहत किया था, चैतर वसावा को भरूच से और उसके साथ ही भावनगर से भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सीट दी गई थी, वो दोनों कोई करिश्मा करने में सफल नहीं हुए। मेरा इसी पे सवाल था मेघना कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदें जो हैं वो दिल्ली और पंजाब के बाद वहां भी उम्मीदें छलांग लगा रही थी कि गुजरात में भी कुछ सीटें आ जाएंगी, लेकिन 0 सन्नाटा वहां दिख रहा है। बिल्कुल 2 सीटों पर अगर हम देखें, जिस तरीके से मैं बता रही थी आपको कि इंडी गठबंधन के अपने पार्टनर को कांग्रेस ने 2 सीटें दी थी, भावनगर की सीट और भरूच की सीट। हालांकि भरूच की सीट में अटकलें लगाई जा रही थी कि चैतर वसावा जो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार थे और जो मनसुख वसावा जो भी वसावा कम्युनिटी से ही आते हैं, भरूच एक ट्राइबल सीट है साउथ गुजरात का, वो भी उसी कम्युनिटी से आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो लगातार 6-7 बार वो भरूच कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोकसभा में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनको फिर से भाजपा ने एज उम्मीदवार रिपीट किया वहां पर। इस बार अभी तक देख रहे हैं तो 80-85 हजार के आसपास की लीड से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भरूच में जीत उन्होंने दर्ज की है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अटकलों के बावजूद और थोड़ा ग्राउंड वर्क करने के बावजूद आम आदमी पार्टी का भरूच में भी, जहां पर चांसेस हो सकते थे, अटकलें लगाई जा रही थी, वहां पर भी कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाई आम आदमी पार्टी। तो एक भी खाता तो नहीं खोल पाई गुजरात में। हालांकि 2 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, उम्मीदवार उतारने के लिए, लेकिन दोनों ही भावनगर या भरूच दोनों ही जगह कुछ नहीं हो पाया है। हालांकि एक और चीज यहाँ पर बहुत अहम है कि 2009
में 11 सीटें थी कांग्रेस की गुजरात में, लोकसभा की सीटें बात करें तो। उसके बाद पहली बार देखिए पिछले 2 टर्म जो क्लीन स्वीप हुआ उसके बाद पहली बार 1 सीट मिली है यहाँ पर कांग्रेस को। गेनीबेन ठाकुर जो उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से आती हैं, जो कि एक बहुत अहम सीट मानी जाती है बनासकांठा की सीट गुजरात के परिदृश्य की बात करें तो। लेकिन उसके बावजूद जो गढ़ रहा है, जैसे महसाणा जैसी जगह बात करें, अहमदाबाद है, राजकोट है, जहां पर बोल रहे थे कि क्षत्रिय आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ेगा परसोत्तम रूपाला के खिलाफ, वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही आराम से 4-4.5 लाख की मार्जिन से परसोत्तम रूपाला ने भी जीत दर्ज की है। कांग्रेस लगभग 32% तक का वोट शेयर गुजरात में ले गई है। हालांकि सीट एक ही उनके हिस्से आई है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपके सामने, क्योंकि एक और सीट यूपी के कैसरगंज से करण भूषण सिंह जीत गए हैं। शुरू में ये पीछे चल रहे थे और ब्रजभूषण के बेटे हैं ये, और कैसरगंज सीट इनको दी गई थी क्योंकि ब्रजभूषण को टिकट नहीं दी थी, बीजेपी ने उनके बेटे को दी है यहाँ से टिकट। ऐसे में गांधीनगर से भी अच्छी खबर जो हम बता भी रहे थे कि किस तरीके से 7,44,000 वोटों से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी गांधीनगर से जीत दर्ज कर ली है। और जैसा हमारी संवाददाता बता रही थी कि गुजरात में लगभग बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इतने मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात में शायद सबसे बड़े मार्जिन से जीतते हुए, ऐसे में लगभग 7.5 लाख के मार्जिन से अमित शाह ने अपनी सीट गांधीनगर से जीत दर्ज की है। एक छोटी सी टिप्पणी राकेश जी मैं आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से कैसरगंज सीट को लेकर बहुत आखिरी मोमेंट में बीजेपी ने इस सीट की घोषणा की और वहां से जीत के, लेकिन बड़ी खबर आ रही है गांधीनगर से, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जीत चुके हैं एक अच्छे खासे मार्जिन से। 7.5 लाख वोटों से वो जीत दर्ज की है। वहां पे अमित शाह ने गांधीनगर सीट से जीत दर्ज की। लेकिन हम प्रतिक्रिया लेंगे कैसरगंज वाली सीट पे। राकेश जी, बहुत आखिर में ये इस सीट का ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से। 2 सीटें फंसी हुई थी, रायबरेली को लेकर और इसको लेकर, और वहां से बीजेपी ने जीत दर्ज कर दी। 2 शब्द है भारतीय शब्दकोश में, एक दबंग और दूसरा प्रभावशाली। दोनों शब्द करण भूषण पे फिट बैठती है। पिता के वजह से भी, और उसके पिता का जो कर्म रहा है वो तो अलग है। जैसे कि लालू यादव हैं, तेजस्वी हैं, तो दोनों बाप बेटे एक जैसे ही फ्रेम में आ गए, दोनों अपराधी श्रेणी में आ गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो काम है, इसका सामाजिक काम है करण भूषण का, वो भी है, और पिता का तो मतलब है ही। चलिए इस वक्त मेघना हमारी संवाददाता हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। मेघना, अमित शाह को लेकर हम बात कर रहे थे और इस वक्त नतीजा भी आ चुका है। अमित शाह ने भारी भरकम पर मतलब 7,44,000 वोटों से जीत दर्ज की है। बिल्कुल, और पिछली बार भी अगर हम देखें तो तकरीबन 5.5 लाख के आसपास वोटों से अमित शाह ने दर्ज की थी जीत अपनी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और अगर एक और चीज यहाँ पर एक फैक्ट बताऊं तो 4 दशक हो गए हैं जब कांग्रेस ने इस सीट पर, गांधीनगर सीट पर अपना खाता अभी तक खोल नहीं पाई है। 4 दशक से इस सीट पर कोई भी, अगर हम देखें, या तो अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई है, ना इस सीट पर एक बार भी जीत दर्ज कर पाई है। तो ये एक तरीके से देखें तो पारंपरिक सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। गांधीनगर की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी भी यहीं से आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी इस सीट पर जीत चुके हैं। और ये सीट पर ऐसा बताया भी जाता है कि कोई समीकरण काम नहीं आता है। TN शेषा भी यहाँ से हार चुके हैं, राजेश खन्ना भी यहाँ से हार चुके हैं। तो ये ऐसी सीट है जहाँ पर समीकरण काम नहीं आते। हालांकि इसे गांधीनगर सीट कहते हैं, लेकिन अहमदाबाद के भी कई अहम, जैसे साबरमती, वेजलपुर जैसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी इसी लोकसभा सीट के अंदर आती हैं। तो एक देखा जाए तो ये सीट बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि एक हिस्टोरिकली लेगेसी सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की लगातार। और अमित शाह यहाँ पर एक समय पर लालकृष्ण आडवाणी के लिए कैंपेन करते थे, उनका कैंपेन मैनेज करते थे। और अब पिछली बार से हम देख रहे हैं कि वही इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी मार्जिन से जीतते आ रहे हैं। और इस बार 7,44,000 के मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त से कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से 7.5 लाख से की वोट से वो जीत चुके हैं। तो बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो जीत दर्ज कर चुके हैं। लगातार हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं मेघना, लेकिन हम अब रुक करेंगे, हमारे जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनके पास भी। मेघना आपके पास लौटूंगा, लेकिन रुक कर रहे थे, हम बात कर रहे थे राकेश जी
मध्य प्रदेश को लेकर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं कमलनाथ को लेकर और दिग्विजय सिंह को लेकर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिग्विजय सिंह के बारे में ये कह सकता हूँ कि जितने भारतीय मैं बॉलीवुड नहीं बोलता हूँ, हिंदी फिल्म जगत जितने एक्टर हैं उससे सुप्रीम है दिग्विजय सिंह, उनके जो एक्टिंग में और झूठ बोलने में, दोनों में। पिछली बार भी हारे थे, इस बार भी हारे। और जहां तक कमलनाथ है तो कमलनाथ राजनीति सियासी सफर खत्म नहीं, कमलनाथ राजनीति में सबसे बड़े व्यापारी हैं। ओके, तो उन्होंने परिवार के लिए उन्होंने काफी कुछ मैंने शब्द बोल रहा हूं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि सबसे बड़े व्यापारी हैं, तो उनके लिए व्यापार सर्वोपरि है, राजनीति सेकेंडरी है। अब तो बेटे भी हार गए, और बेटे हार गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन ठीक है, बीच में तो आ गई थी कि भाजपा मारने की बात चल रही थी। इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के लिए अब कोई जगह नहीं है फिलहाल। तो मुझे सीटें तो बीजेपी अब मुझे लग रहा है कि जो हिंदी बेल्ट है जहां कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी बहुत वहां पे फ्रूटफुल है, लेकिन कांग्रेस का बिल्कुल सफाई आप कह सकते हैं? अगर बिल्कुल सफाई कह सकते हैं। और आने वाले मुझे 10 साल तक लगता है कि फिर एक्चुअली क्या है ना कि ये दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बर्बाद किया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने, सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के कारण। और किसी को पनपने नहीं दिया, कांग्रेस किसी को पनपने नहीं दिया। सुरेश पचौड़ी चले गए, सोचिए बीजेपी में चले गए, पुराने ऐसे कई लीडर हैं जो बीजेपी में चले गए। बहुत से यहाँ पे एक और मसला उठाना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि केजरीवाल एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ रहे कि भाई उनको जेल में डाला गया। आम आदमी पार्टी वो जनता के बीच जाकर बोलते रहे हैं। नहीं ममता, सॉरी मैं इंटरवीन करूंगा। जेल में उनको डाला नहीं गया, उनके कर्मों के कारण वो जेल में गए, शराब घोटाले कारण जेल में करते रहे इत्यादि। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये, रोशन जी, ये सवाल आपसे, हमने देखा कि कैसे झारखंड में भी जेएमएम के हेमंत सोरेन, उनको भी ईडी के कारण उनको भी जेल में रखा गया है, केजरीवाल भी जेल में गए हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे ले रही हूं मैं कि ये वो राज्य है जहां बीजेपी ने अच्छा किया है। दिल्ली में तो 7 सीटें, झारखंड में भी अधिकतर सीटें बीजेपी के ही पास हैं। क्या संकेत है ये? जनता समर्थन करती है इस बात का? देखिए, भ्रष्ट नेताओं को के ऊपर एक्शन होना चाहिए। 2 कारण देखिए, एक तो जो भ्रष्टाचार का मामला है, उनके भ्रष्टाचार पकड़े गए, तो जनता को पता है कि ये कितने भी आंसू बहाएं, उनके भ्रष्टाचार पकड़ा गया। दूसरा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था कि केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी सरकार, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं लगातार। झारखंड में बीजेपी आरएसएस का संगठन बहुत जबरदस्त है। वहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ से बीजेपी आरएसएस को कम आंकना, मुझे लगता है ये गलती होगी। तो इसलिए लेकिन दूसरे कारण भी हैं इसमें। झारखंड और दिल्ली के दोनों के समीकरण अलग अलग हैं। बिल्कुल दिल्ली में जिस तरह से संघ और भाजपा का जो गढ़ रहा है पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से गड़बड़ाया है कुछ नेताओं कारण, नेताओं के चयन के कारण। जब पिछली बार उसको किरण बेदी को बनाया जाना तो एक तरह से वॉकओवर देने वाली बात थी, लेकिन यहाँ धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। और यहाँ भी जिस तरह से कन्हैया कुमार को देकर के एक राष्ट्र विरोधी तत्व को आपने दिया तो उससे कांग्रेस की मंशा साफ हुई। इस वक्त दीपक दीवानजी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक, ये इस मुद्दे को, यानी भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा रहा है इन चुनावों में, अलग अलग राज्यों में हमने देखा है ईडी की टीमें छापे मारती रही हैं, ईडी की टीमें गिरफ्तार भी करती रही हैं, एक्शन भी हुआ है, लेकिन नतीजे दिखाते हैं कि जनता ने उस एक्शन का समर्थन किया है। हाँ देखिए, आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। मैं भी दिल्ली का वासी हूँ, मुझे आम आदमी की पॉलिटिक्स पे इतनी नॉलेज नहीं है, मेरा फील्ड तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। लेकिन यार भ्रष्टाचार की बात, मगर कोई कसर नहीं छोड़ी थी केजरीवाल जी ने इनकैश करने के लिए। वो एक दिन वो वीडियो देखा, अपने ओल्ड पेरेंट्स को लेके चला रहे हैं कि मैं पुलिस की इंतजार कर रहा हूँ, पुलिस आई नहीं है। अरे तो फिर उनको बाहर लाने को, कैमरा के सामने परेड कराने की क्या जरूरत थी? उन्होंने पूरी कोशिश करी कि बीच में जब वो सिंपैथी वोट को भी लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी तो ये सब गिमिक थी। इट हैज नॉट वर्क। चलिए, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की है, हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और खबरें, क्योंकि इस वक्त के आंकड़े यही दिखाते हैं कि 235 पर पहुंच रही है इंडी गठबंधन और 289 पर 89 पर पहुंच रही है इस वक्त एनडीए। तो दिखा सकते हैं कि इस वक्त एनडीए के पास बहुमत आ गया है, एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके के आंकड़े, नतीजे, रुझानों के रूप में सामने आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अब पूर्वोत्तर का रुख करना चाहेंगे, उत्तर पूर्व के राज्य। लेकिन उससे पहले बात हमारे सहयोगी पराक्रम इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं। पराक्रम, क्या कुछ चंडीगढ़ से खबरें आ रही हैं? मनीष तिवारी के सीट पर लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थे मनीष तिवारी। आप बता रहे थे दोपहर 1 बजे आप। बिल्कुल, मनीष तिवारी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए थे और इन सब के बीच में यहाँ ये जो मुकाबला है ये कसमकश भरा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस वक्त हम मतगणना केंद्र पर ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि जब कमोबेश बहुत से चैनल मनीष तिवारी की जीत को घोषित कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक उसका परिणाम घोषित नहीं किया है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि 15 दौर की ये पूरी गिनती रही मतों की, और इस 15 दौर की गिनती के बाद जो आंकड़ा सामने आया, वो आंकड़ा सामने आया उसमें मनीष तिवारी को 2,16,657 मत मिले हैं, और जो संजय टंडन जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको 2,14,153 यहाँ पर माफ कीजिएगा, संजय टंडन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको 2,14,153 यहाँ पर वोट मिले हैं। इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है 2,504 मतों के साथ में। और इस वक्त मतगणना केंद्र पर आपको बता दें कि मनीष तिवारी और संजय टंडन दोनों ही मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं। ठीक है, पराक्रम अभी दोनों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जी। तो अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, नतीजों की अभी जारी है और राउंड्स। बिल्कुल, अभी बीते 1 घंटे से वीवीपैट की पर्चियों की गिनती यहां पर की जा रही है। हालांकि देखिए, जो 15 दौर की गिनती के बाद में जो आंकड़े सामने उसमें सीधे तौर पर मनीष तिवारी जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर आपत्ति जताई यहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, संजय टंडन ने आपत्ति जताई, जिसके बाद में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती फिर से हुई और इस वक्त भी यहां पर यही चल रहा है। और अभी मनीष तिवारी आगे जा रहे हैं। रोशन जी, बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट को चेंज किया था, क्या ये सही कदम नहीं रहा? जो जिनको चेंज किया था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए चेंज करना पड़ा। लेकिन जो संजय टंडन को खड़ा किया, संजय टंडन वहाँ पुराने राजनीतिक हैं, उनके पिताजी भी बीजेपी में उन्होंने काम किया था, तो वो कैंडिडेट बीजेपी ने बहुत सही दिया। लेकिन चूंकि मनीष तिवारी ने पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ से ही की है और मनीष तिवारी के पिताजी को आतंकवादियों ने शहीद हुए थे वो, तो इसलिए मुझे लगता है कहीं सिंपैथी उनके पक्ष में रही शायद। लेकिन मुकाबला आप देख रहे हैं केवल 2000 वोट का है, लगभग मुकाबला है। 2500 वोटों से अगर यही नतीजे आ जाते हैं तो 2500 वोटों से। चलिए अब एक बार उत्तर पूर्व का रुख कर लेते हैं, जिस पर हमने चर्चा नहीं किया अभी तक, क्योंकि यहाँ की ममता हम उड़ीसा पर भी चर्चा नहीं की है जी। लेकिन पहले उत्तर पूर्व कर लेते हैं, क्योंकि दीवान जी हमारे साथ हैं। दीवान जी, पूर्वोत्तर की जब बात की जाती है तो ये बात रही है कि बीजेपी वहां पे अच्छी पकड़ अपनी रखे रही है, लेकिन इस बार हम देखते हैं 12 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें, बाकी जो अलग अलग राज्यों की 1-1 सीटें, उनमें स्थानीय पार्टियां 1-1 सीटें दर्ज करती नजर आ रही हैं। ऐसे में आप इन आंकड़ों को पूर्वोत्तर की राजनीति के नजरिए से कैसे देखते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी पेमा खांडू सरकार बना रहे हैं, भाजपा की सरकार बन रही है। जी, वो तो असेंबली बड़ी खबर आ रही है। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत, हमने आपको कुछ देर पहले कहा था वो आगे चल रही थी, लेकिन अब वो आधिकारिक तौर पर जीत उन्होंने दर्ज कर ली है। हाँ, कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने हरा दिया है।
मंडी सीट से कंगना रनौत 74,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल किया। तो कैसे कहते हैं कुल मिलाकर 75,000 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर से जीत गए हैं। चारों सीटों पर भाजपा लगातार आगे बढ़ रही थी, ऐसे में नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। मंडी से नतीजा हमारे सामने, कंगना रनौत ने जीत दर्ज की। वहीं हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जीत दर्ज कर चुके हैं। 1,82,000 वोटों से कंगना रनौत अब मंडी सीट से जीती हैं। और जैसा हम बता रहे हैं लगातार कि चारों सीटें हिमाचल प्रदेश भाजपा का गढ़, और अनुराग ठाकुर ने भी यहाँ 1,82,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये दोनों सीटें आधिकारिक तौर पर यहाँ पर नतीजा आ चुका है मंडी और हमीरपुर से। और यहाँ पर ब्रेक लेने से पहले मैं दीवान जी आपसे आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगी, इससे पहले कि अगली ब्रेकिंग आए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो इलेक्शन लड़ा क्या, वो एक ही मुद्दा था, डेवलपमेंट, और लोगों ने उसी डेवलपमेंट के लिए ही वोट दिया है बीजेपी को। अगर आप देखें जो मेरे पास ट्रेंड्स हैं, असम, क्योंकि उसमें 14 सीट्स हैं, 14 में से बीजेपी 8 पे लीड कर रही है, और उनकी सहयोगी पार्टी एजीपी 1 पे लीड कर रही है। फिर यूपीपीएल जो बोडो एरिया में कोकराझार सीट पे वो लीड कर रही है। कांग्रेस 4 पे लीड कर रही थी, अगर फिगर चेंज नहीं हुई है तो पिछली बार 14 में से बीजेपी के पास सिर्फ 9 सीटें थी, कांग्रेस के पास 3 थी, एक थी AUDF बदरुद्दीन अजमल के पास, और एक निर्दलीय के पास था। तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ बीजेपी को। विपक्षी पार्टियों ने ये कहा उसमें एक परिवर्तन हो गया है, कांग्रेस के पास 3 सीटें, बीजेपी 9, यूपीपीएल और एजीपी 1-1। तो ये गठबंधन का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक, 11 सीटें भी, एजीपी भी। और दीपक, ये छोटी सी टिप्पणी, जैसे विपक्षी पार्टियों ने एनआरसी का मुद्दा उठाया और बहुत सारे मुद्दे उठाए, क्या मुझे लगता है कि इन नतीजों में ये अब चीजें झलक नहीं रही हैं कि ये मुद्दे कारगर हुए? देखिए, असम एक ऐसी स्टेट है विच हैज साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन, मगर वहाँ इन्होंने कोशिश करी थी कांग्रेस वालों ने कि CAA ये सब इशू बनाने की, मगर वो नहीं हुआ। आपको हैरानी होगी, धुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सबसे ज्यादा देश में वहाँ परसेंटेज हुई, 90% से ज्यादा मतदान हुआ, वहाँ तीनों प्रत्याशी AIUDF और उनके अगेंस्ट AGP और कांग्रेस, वहाँ एक ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर ने रखा था, जो ब्रिज 2027 में कंप्लीट होना है। तो तीनों पार्टी के लोग क्लेम कर रहे थे कि ये उनके एफर्ट से हो रहा है। नहीं, हेमंत बिश्वा शर्मा का क्लेम था, जो मैं दीवान जी की बात ऐड करना चाहूंगा, जो पूरा डेवलपमेंट वाज द इशू इन द इलेक्शन। डेवलपमेंट इशू है, इनकी बात में ऐड करना चाहूंगा कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने बोला 3 सीटें ऐसी हैं, स्टार कैंपेनर हैं। हाँ, तो नहीं, उन्होंने कहा असम को लेकर के कि मेरा 9-10 आएगा मिला करके, और दो सीटें ऐसा है जो मुसलमान पूरा मुस्लिम इलाका है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है। तो हम लेकिन ये CAA NRC जो मुद्दे मुझे नहीं लगता ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वेरी राइट, सही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा है, और डेवलपमेंट में पिछले 10 वर्षों में मैं नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, त्रिपुरा, ये सिक्किम, नागालैंड में काफी घूमा हूं, उधर मैं घूमा हूं, पर्सनल देखा हूं कि जहां जहां रोड नहीं थे वहां रोड बने हैं। और जितने आपको बताऊंगा कि दिसंबर तक सिक्किम में, अगले दिसंबर तक विकास मुद्दा रहा है, अगले दिसंबर तक सिक्किम में ट्रेन जा सकते हैं आप। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 3 सीटें मुश्किल वाली हैं, तो वही कहीं पे कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, जनादेश जारी रहेगा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। लगातार बात करें अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों की, और इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि केरल में भाजपा का खाता खुल गया है। अभी तक भाजपा का केरल में कभी लोकसभा की सीट हासिल नहीं हो पाई थी। हालांकि केरल में RSS का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इस बार त्रिशूर सीट पर भाजपा के सुरेश गोपी ने जीत दर्ज कर ली है। जाने माने मलयालम के अभिनेता है ये, और इन्हें त्रिशूर से भाजपा ने खड़ा किया था और त्रिशूर से भाजपा ने जीत दर्ज किया। हालांकि बीच में तिरुवनंतपुरम में भी केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल शशि थरूर वहां से। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे रुख करते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर का। जनता है, लोग हैं, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है, और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला
तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला। और आज तो इंडी गठबंधन जिनको 233 सीटें रुझान नतीजों में मिल रही हैं, ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने अपनी बात प्रेस वार्ता के दौरान सामने रखी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी आपसे कुमार राकेश जी। इन्होंने जो बात की कि न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा ये महत्वपूर्ण रहे, इनका गारंटी कार्ड महत्वपूर्ण रहा। वाकई ये जो आंकड़े दिखाते हैं इसमें आप इनका कितना योगदान देखते हैं? देखिए, अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया, राहुल गांधी को धन्यवाद दिया, प्रियंका गांधी को धन्यवाद, लेकिन जनता को और कार्यकर्ता को धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है सर, रोकना चाहूंगा आपको। हम चलेंगे ग्राउंड जीरो। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमा त्यागी मौजूद है जम्मू में। रमा, क्या वहां बता रही थी आपके कुछ जो केंद्रीय मंत्री वो पीछे चल रहे थे, इस वक्त क्या ताजा अपडेट है आपके पास? आप रमा, सुन आपको पा रही हैं? हमारी आवाज आ रही है तो जानना चाहते हैं आपसे, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, क्या रुझान, क्या नतीजे इन 5 सीटों से इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो मैं बताऊं, मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ी हुई हूं, उधमपुर कठवा जो काउंटिंग सेंटर है, और यहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत चुके हैं। 1.25 लाख के करीब जो वोटों का मार्जिन है, और अभी सभी लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ी जीत इसे कही जा सकती है। जिस तरह का मुकाबला ये बताया जा रहा था, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। 370 के बाद ये पहला चुनाव था, और जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे थे। अन्य सीटों की बात करें तो बीजेपी जो है इन 2 सीटों पर आगे, और बारामूला की सीट थी उस पर भी मुकाबला बड़ा कड़ा था, और उमर अब्दुल्ला जो है उस पर वो अपनी हार मान चुके हैं। इंजीनियर रशीद ने उस पर जीत हासिल की है। उमर अब्दुल्ला की जो हार है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, किस तरह से जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने वहां पर नकार दिया है। महबूबा मुफ्ती हार गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को जम्मू कश्मीर से पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये जनादेश का जो कार्यक्रम है वो ग्राउंड जीरो के जरिए भी हमारे तमाम सहयोगी आप तक क्या कुछ वहां पे ताज़ा अपडेट है वो आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ हम इन तमाम आंकड़ों पर इसके क्या कुछ है मायने, इस पर हम चर्चा भी करेंगे आगे। तो आगे नए पैनल के साथ जुड़ेंगे आपसे, लेकिन जनादेश का सफर जारी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ, राहुल गांधी इस वक्त कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे रुख करते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर का। बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए
एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा तो संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस चुनावों में उतरी, और ऐसे में इंडिया गठबंधन की सोच को किस सोच के साथ आगे बढ़े और काम किया, इस बात को सामने रखते हुए राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के इस सफर में अभी के लिए बस इतना ही। आगे हमारी दूसरी टीम के साथ निखिल, हमारे सहयोगी, और प्रखर दोनों आपके साथ आएंगे, मुखातिब होंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मुझे और ममता को और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको सभी को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।